जी हाँ दोस्तों, आज होने वाला है महासंग्राम। जी हाँ, महासंग्राम वीडियो। ठीक है, अब हम इसमें सारा क्वेश्चन को देखेंगे, जितना क्वेश्चन इसमें है सारा क्वेश्चन को डील करेंगे। बस जो इस शॉर्ट्स वाला है जो 5-5 नंबर में आएगा इसको हम अलग से करेंगे। ठीक है, बाकी जितना क्वेश्चन इसमें है वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, और वही क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, आपको भले लग रहा होगा कि बुक में अलग प्रकार से क्वेश्चन दिया है, लेकिन जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं उसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और इसी टाइप से हम आपको आंसर भी बता रहे हैं। अगर नहीं विश्वास हो तो प्रीवियस ईयर वाला जाकर करवा दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख लीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड के भौगोलिक या तो जनसांख्यिकी संरचना की व्याख्या कीजिए। बुक में ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक साथ जोड़ दिया, लेकिन एक साथ नहीं आता है। पिछली बार जाकर देख लीजिए, और अगर आ भी जाएगा तो कोई बात ना, हम इसका आंसर अलग इसका आंसर अलग करा रहे हैं, आप लोग एक ही में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है झारखंड के भौगोलिक या तो फिर भौगोलिक की जगह में आपको जनसांख्यिकी भी दे दे तो एक ही पड़ता है। ठीक है, इसकी संरचना की क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। परिचय, तो झारखंड यानी कि जंगल की भूमि, झारखंड का मतलब है जंगल की भूमि। ठीक है, ये पूर्वी भारत में एक राज्य है। ये हमारा जो भारत है उसकी कौन सा हिस्सा में, ये पूर्वी हिस्सा में है। ठीक है, जिसे 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था, जो पहले बिहार के आधे हिस्से में थे, जो पहले बिहार के साथ थे। ठीक है, चलिए, हिंदी राज्य की आधिकारिक भाषा जो है वो, देखिए हिंदी इसका क्या है, राज्य की आधिकारिक भाषा। जो हमारा झारखंड राज्य ना, इसका आधिकारिक भाषा क्या हिंदी है, और रांची शहर इसकी राजधानी है और दुमका इसकी उप राजधानी है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा जानकारी रखना है। राज्य अपने झरनों, पहाड़ियों और पवित्र स्थानों के लिए जाना जाता है। जो हमारा राज्य है वो अपने झरनों, पहाड़ी और पवित्रों के स्थान के लिए जाना जाता है। ठीक है, बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ और रजरप्पा प्रमुख धार्मिक स्थल है इसका, ये सब नाम। ठीक है, इसका नाम भी आप लोग को याद होगा। राज्य का यहाँ पे आकार होगा। ठीक है, राज्य का जो आकार है वो चतुर्भुजाकार है। राज्य का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है। ठीक है, इसमें 24 जिले हैं, अनुमंडल की संख्या 45 है। यहाँ से 1 नंबर का भी बनेगा। ठीक है, और भी सारा हम 1 नंबर का क्वेश्चन करवा दिए, जाके देख लीजिए। ठीक है, कुल प्रखंडों की संख्या 260 है, यही सब पूछा जाता है। ठीक है, चलो देखेंगे झारखंड की जनसांख्यिकी और विविधता। जनसंख्या और विविधता इस प्रकार है। पहला, जनसंख्या की संरचना। अब चूंकि ये जनसंख्या से रिलेटेड है जनसांख्यिकी, तो पहले जनसंख्या के बारे में जानेंगे। तो झारखंड की जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साल 2023 में झारखंड की जनसंख्या करीब 4.06 करोड़ थी, लगभग 4 करोड़ लिख सकते हैं। ठीक है, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो इसमें जनसंख्या 3.29 करोड़ ही था, और 2023 में बढ़कर के 4.06 करोड़ हो गया। झारखंड के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर, फुसरो, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़ और मेदिनीनगर शामिल है। अब इतना नहीं लिख पाओगे तो कुछ भी तो 4-5 लिख सकते हो ना, रांची, धनबाद, जो सिंपल लग रहा है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि झारखंड में आदिवासियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का लगभग 36% है। जो झारखंड में आदिवासी लोग हैं ना, वो जितनी टोटल संख्या उसका 26% आदिवासी लोग भरे हुए हैं। झारखंड के आदिवासी समुदाय की अपनी एक अलग संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज है। इन लोगों का एक अलग रीति रिवाज, भाषा है। ठीक है, हर जाति का अपना एक अलग रीति रिवाज, भाषा होता है। झारखंड की जनसंख्या में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। अधिकांश जनसंख्या हिंदू के लोग हैं, लेकिन इस राज्य में ईसाई धर्म भी रहते हैं। ठीक है, ईसाई लोग भी रहते हैं, और ईसाई धर्म, बहुत सारे प्रकार के ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, और उनकी भी एक बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, इसमें इस्लाम धर्म रहते हैं, ईसाई धर्म रहते हैं, मतलब ये सभी संख्या कम नहीं कहा जा सकता, ये अपने हिसाब से इन लोगों का भी संख्या है। ठीक है, तो इसमें इस्लाम, ईसाई धर्म भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अब देखते हैं भाषा विविधता। आखिर जनसंख्या अलग अलग है, इतना बड़ा आबादी में लोग रहते हैं तो भाषा भी अलग अलग है। ठीक है, तो झारखंड की जनसंख्या में शामिल लोगों की अलग अलग भाषा पाई जाती है। जितने भी सारे लोग हैं अलग अलग भाषा है, लेकिन यहाँ हिंदी भाषा प्रमुख माना जाता है। हमारा जो राजकीय भाषा वो हिंदी है, लेकिन इसके अलावा अन्य भाषा का भी व्यापक प्रयोग होता है यहाँ पे। झारखंड में बोली जाने वाली भाषा कौन है, संथाली, मंडली, खुड़िया, ठीक है, खोरठा, बंगाली आदि। इतना ही आप लोग के लिए काफ़ी है। ठीक है, कोई भी 4-5 को लिख देना, कोई जरूरी नहीं कि नहीं याद आ रहा है तो आप वहाँ पे दिमाग लगा रहे हो, 2-3 कुछ भी लिख दीजिए, खोरठा लिख दीजिए। ठीक है, हिंदी तो यूज हो ही रहा है, मंडाली हो गया, संथाली हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें। चलिए, अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट, इसी के साथ झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ और संस्कृति। ठीक है, ये संस्कृति नहीं, ठीक है, झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ। अब झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ आप हम कॉपी में समझाएंगे, नोटबुक में लिखे हुए हैं, हम उससे समझाएंगे, आपको बेटर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, कि झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ, तो वैसे तो झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ 32 है। झारखंड में टोटल जो जनजाति के लोग हैं, जनजाति के समूह हैं, जैसे हम लोग कैसे होते हैं, मतलब एक ही जाति में, जैसे कोई होता है राणा होता है, कोई होता है पासवान होता है, कोई यादव होता है, कोई सिंह होता है, ऐसा होता है ना। वैसे झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ टोटल कितना है, 32 है। तो 32 का तो हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते हैं करके डीपली, लेकिन कुछ का चर्चा करेंगे। झारखंड राज्य में मुख्य रूप से 32 प्रकार की जनजातियाँ निवास करते हैं। यानी झारखंड में टोटल कितने पर जनजातियाँ हैं, 32 है। ठीक है, जिनकी अपनी अलग अलग रीति रिवाज और संस्कृति है ना। संथाल
झारखंड की जनजातियों में से सबसे बड़ी जनजाति है जिनकी जनसंख्या अधिक है। देखो 32 प्रकार की जनजातियों में से सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा घनत्व जनसंख्या वाला कौन है? संथाल, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, जिनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आप लोगों को इस यहाँ से एक बात पता चल गया कि झारखंड में टोटल 32 प्रकार की जनजातियाँ हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सबका रीति रिवाज अलग है। और जो संथाल जनजाति है, कौन? संथाल, वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे लिखा है झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ। देखो सबका तो मैं चर्चा कर नहीं सकता हूँ, और मैं क्या, कोई नहीं कर सकता। इतना लंबा क्वेश्चन में तो ये 3 घंटा सभी में पार हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ संथाल जनजाति है, उरांव जनजाति है, मुंडा जनजाति है, हो जनजाति है और अन्य भी है। तो ये जो मैन है ना, ये मैंने लिखा है, यही मुख्य रूप से होते तो 32 हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा मैन कौन है? संथाल जनजाति। उससे हल्का कम कौन है? उरांव जनजाति। उससे हल्का कौन है? मुंडा जनजाति। उससे हल्का कौन है? हो जनजाति। और अन्य भी धीरे धीरे इस तरीके से होते जाता है। ठीक है, तो जो सबसे मेन है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। 4 जनजातियों यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 5 पेज में मेरा कितना होता है। 5 पेज में ही लिखना पड़ेगा आपको, चाहे एक ही में पूरा भर दो, चाहे 10 में भर दो। ठीक है, 5 पेज तक लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे नंबर 1 आते हैं संथाल जनजाति। टोटल आप लोगों ने देख लिया, संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति और हो जनजाति। अब आते हैं नंबर 1 पे। देखो पहला देखते हैं संथाल जनजाति। अब यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा 4 जनजाति, संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, 4 जनजाति है। ये चारों जनजाति का हम लोग पहले क्या देखेंगे? परिचय। पहले हम लोग इन लोगों का परिचय देखेंगे, फिर सामाजिक जीवन देखेंगे कि समाज में लोग कैसे जीते हैं, फिर आर्थिक जीवन देखेंगे। आर्थिक मतलब होता है पैसों का जीवन, कि लोग पैसा कैसे कमाता है। ठीक है, फिर धार्मिक जीवन, धार्मिक मीन्स होता है धर्म, पूजा पाठ, कि इन लोग पूजा पाठ, देवी देवता कैसे क्या होता है इन लोगों का। तो ये सब चीज़ देखने वाले हैं। पहला परिचय, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, चर्चा सबका देखेंगे। ठीक है, आप चाहो तो हर एक जाति का सिर्फ परिचय लिख सकते हैं। इसका सामाजिक, आर्थिक जीवन ये सब जो है ना, वो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, सिर्फ संथाल जाति लिखिए और इसका परिचय दीजिए, बाकी इसके नीचे जो धार्मिक जीवन है वगैरह है ये सब छोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। बस आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखते रहना। ठीक है, नंबर 1 पे आते हैं संथाल जनजाति। तो पहले जानते हैं संथाल जनजाति का परिचय। ये परिचय क्या है? तो झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या इनकी है। देखो संथाल जनजाति झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति है ना। जितने भी सारे जनजाति है उसमें से सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन है? संथाल। पॉइंट नंबर 2, यह जनजाति चीन में भी पाई जाती है। ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? चीन में भी पाई जाती है। यह जनजाति हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, चतरा, कोडरमा आदि समेत पूरे झारखंड में निवास करते हैं। मतलब पूरे झारखंड में बस गए हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल बता देना, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, धनबाद, कोडरमा, इस समेत जगहों पर क्या हुआ है? फैला हुआ है, और ये चीन में भी फैला हुआ है। इनकी अलग भाषा है जिसे संथाली कहा जाता है। इनका अलग भाषा है, और इनके भाषा को हम लोग संथाली भाषा बोलते हैं। ठीक है, कौन सा भाषा बोलते हैं? संथाली। अब इस देखते हैं संथालियों का सामाजिक जीवन, कि लोग समाज में कैसे रहते हैं। तो संथाल जनजातियाँ सुव्यवस्थित गांव में रहते हैं। इन लोग कहाँ पे रहते हैं? गांव में रहते हैं। इनके प्रधान मांझी होता है, जो इनके जैसे होता है ना, कोई हम लोग का प्रधान होता है, मैन लीडर होता है हम लोग का समाज में, वैसे इन लोग का जो मैन लीडर समाज में होता है उसको मांझी कहा जाता है। और वही सभी कार्यों का प्रतिपादन करते हैं कि कहाँ पूजा पाठ कराना, कहाँ पे शादी होगा, कैसे काम करना है, क्या होगा नहीं होगा, वो सब मांझी का देखभाल करने का काम होता है। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं इसका सामाजिक जीवन कारण। संथालों में हत्या से संबंधित मामलों को छोड़कर सभी मामलों में फैसला किया जाता है। देखो संथालों में क्या किया जाता है पता है? जो हत्या कोई अगर किसी का कर दिया ना, तो उसका कोई भी मामलों पर फैसला नहीं किया जाएगा। उस हत्या के मामले को छोड़ करके अन्य सभी मामलों पर फैसला किया जाता है। और दंड में आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार का दिया जाता है। यानी इसमें जो दंड में आर्थिक और शारीरिक, आर्थिक मीन्स पैसा और शारीरिक मीन्स कुछ भी, शारीरिक मीन्स ऐसा कान उठ बैठ करो, चाहे तो उसका पैर लगो, ऐसा कुछ करके कुछ भी रूप से इसको सजा दिया जाता है। इसमें एक पैसे के रूप में और एक शारीरिक रूप में, मतलब शरीर में कुछ भी, कान उठ बैठ करना या तो फिर उसका पैर लगना, कुछ भी हो सकता है इससे। ठीक है, और यौन अपराध सबसे दंडनीय माना जाता है। और इसमें जो यौन अपराध होता है ना, सबसे दंडनीय माना जाता है, यानी बलात्कार। ठीक है, और दोषी पाए जाने पर, जो यौन अपराध में पाए जाएगा दोषी, यानी जो बलात्कार करने में दोषी पाया जाएगा, उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, अब देखते हैं इन्हीं का आर्थिक जीवन।
किसका भी, सब हम सिर्फ नंबर 1 का पढ़ रहे हैं, संथाल का, संथाल जनजाति का भी मैं दूसरा पर नहीं गया हूँ, संथाल जनजाति का ही मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसका आर्थिक जीवन देखते हैं। आर्थिक मीन्स होता है ये पैसा, कि इन लोगों का पैसा कहाँ से लाते हैं, कैसे जीते हैं लोग। तो पहले ये लोग मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर थे, लेकिन जब जंगलों के ना होने से इनका पैसा कृषि होगी। देखो इन लोग पहले पैसा कैसे कमाते थे, जंगलों पर निर्भर रह करके वहाँ पे शिकार करते थे, उन लोगों को बेचते थे, खाते थे, वही उन लोगों का पैसा था और वहीं से पैसा कमाते थे। लेकिन जब जंगल धीरे धीरे कम होने लगा तो इन लोग कृषि करने लगा, खेती बाड़ी करने लगा। कृषि के अलावा ये पशुपालन भी करते हैं। निश्चित सी बात है, जब कृषि करेगा तो जानवर भी रखेंगे इन लोग, बकरी भी रखेंगे, है ना। इनका भोजन साधारण होता है, इन लोगों का भोजन कैसा होता है, साधारण होता है। अब आते हैं धार्मिक जीवन पर, पूजा पाठ से रिलेटेड। धार्मिक मीन्स क्या, धर्म से रिलेटेड। इन जनजातियों में प्रधान देवता ठाकुर माना जाता है। इन जनजातियों में जो प्रधान होता है उसको देवता, इन लोगों को जो प्रधान देवता होता है उसको क्या माना जाता है, ठाकुर माना जाता है, ठीक है। इसका गांव के बगल सखुआ या महुआ का पेड़ होता है, जहां इनके प्रमुख देवी देवता निवास करते हैं। मतलब इनके गाँव के बगल एक सखुआ या तो महुआ का पेड़ रहता है, वहीं पर इन लोगों का मानना है कि हमारे देवी देवता रहते हैं। धार्मिक जीवन हो गया, सारा खत्म हो गया। नंबर 1 का जो था संथाल विद्रोह, उसका संथाल जनजाति, उसका खत्म हो गया। अब दूसरा जनजाति आते हैं उरांव जनजाति, ये सेकंड नंबर वाला है, ठीक है। कौन सा नंबर का है, सेकंड नंबर का। तो पहले देखते हैं परिचय उरांव जनजाति का। तो उरांव जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति है। पहला कौन था, संथाल था, ये दूसरा नंबर पर है, तो ये झारखंड का दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। तो उरांव जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति है, दूसरा नंबर पर आता है, ठीक है। पहला नंबर पर संथाल, दूसरा नंबर पर उरांव जनजाति। उरांव जनजाति गैर आदिवासियों से आया है। ये उरांव जाति कहाँ से है, जो गैर आदिवासी होता है ना, आदिवासी भी लोग जंगलों में जो बसता है, तो जो गैर आदिवासी लोग हैं ना, वही लोग क्या बन गए हैं, उरांव जनजाति बन गए हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ये मुख्य रूप से रांची लातेहार संथाल परागण में निवास करते हैं। देखो ये मुख्य रूप से रांची में, लातेहार में और संथाल परगना में। ये संथाल परगना क्या होता है, संथाल परगना के अंदर 3-4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 3-4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन संथाल परगना में 3-4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट को कितना लिखेगा, इसीलिए डायरेक्ट बोल दिया संथाल परगना, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से रांची, लातेहार और संथाल परगना में निवास करते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट चौथा है, इसके सिर लंबे होते हैं। जो उरांव जनजाति होते हैं ना, इनका जो सिर होगा, आप लोग मोबाइल में भी देखा सर्च कर सकते हो, उरांव जनजाति, इनका जो सिर होते हैं वो थोड़ा सा लंबे होते हैं, ठीक है। अब उरांव जनजाति का परिचय देख लिया, सामाजिक जीवन देखेंगे, आर्थिक जीवन देखेंगे और धार्मिक जीवन देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इनका सामाजिक जीवन, कि सामाजिक जीवन क्या है। तो यह जनजाति सुव्यवस्थित गांव में रहते हैं, ठीक है। इन जनजातियों में गांव का मुखिया इनके महतो होता है। इन लोगों का जो गांव का मुखिया होता है ना, इनको इन लोग महतो कहते हैं। हम लोग गांव का मुखिया कहते हैं, इन लोग महतो कहते हैं, ठीक है। सभी पूजा पाठ और अन्य कार्य महतो करता है। इन लोगों का जो जितना सारा पूजा पाठ कार्य होता है, बड़ा बड़ा कार्य, वो कौन करता है, महतो करता है। इसमें दूसरा विवाह का भी छूट है। इसमें अगर कोई ऐसा परिस्थिति होगी जिसमें से अगर उसके हस्बैंड को अगर दूसरा विवाह करना है तो दूसरा विवाह कर सकता है, ठीक है। यानी इसमें दूसरा विवाह करने का भी छूट है। इसमें बाल विवाह का प्रथा नहीं है। इसमें अगर कोई बाल विवाह नाबालिग है और उसका शादी किया जा रहा है बच्चों में, तो ये बिल्कुल इसमें गलत माना जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आर्थिक जीवन पे। इनका जीवन आर्थिक दृष्टि से ग्रस्त रहा है। आर्थिक दृष्टि से ग्रस्त मतलब क्या, आर्थिक मतलब क्या, पैसों का दृष्टि। तो इन लोगों का पैसों से हमेशा ग्रस्त रहा है, मतलब समस्या रहा है इन लोगों का, ठीक है। ये जनजाति, ये जो जातियाँ होती है ना, ये जातियां भी पहले पूरा रूप से जंगलों में शिकार पर निर्भर थे, लेकिन जब जंगलों में कमी आने के कारण ये कृषि पशुपालन पर उतर गए हैं, ठीक है। सेम उसी के जैसा ये फसल, बाजरा, दलहन आदि की खेती करते हैं। किसका करते हैं, फसल का करते हैं, चावल का, बाजरा का, दलहन का आदि का खेती करते हैं। और ये पशुपालन भी करते हैं, मतलब पशुओं को रखते हैं, जैसे बकरी हो गया, भेड़ हो गया, जानवर हो गया, ठीक है। अब इनका देखते हैं धार्मिक जीवन। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं धार्मिक जीवन। उरांव अपने देवता को धर्मी कहते हैं, जिसे सूर्य के बराबर माना जाता है। इनका ये कहना है, जो धार्मिक जीवन के लोग, धार्मिक ये होते हैं उरांव जाति के लोग, इनका ये कहना है कि जो हमारे देवता है वो धर्मी है। हम लोग देवता का अलग अलग नाम देते हैं ना, लेकिन ये लोग अपना देवता का नाम क्या देता है, धर्मी। धर्म से ही नाम रखना इसका धर्मी, ठीक है। और ये कहता है कि मेरा जो देवता धर्मी है ना, वह सूर्य से कम नहीं है। जितना सूर्य पूरा दुनिया में प्रकाश देती है, उतना ही हमारा देवता भी धर्मी जो है वो क्या करती है, प्रकाश देती है। इनका ये कहना है। नेक्स्ट देखते हैं, इनके ग्राम देवता ठाकुर देवता होते हैं। इनका जो ग्राम का देवता होता है उनको क्या माना जाता है, ठाकुर देवता माना जाता है। इनका मुख्य पूजा स्थल सरना होता है। इनका जो मुख्य पूजा का स्थल होता है, जहाँ पूजा करते हैं, उसको हम लोग सरना बोलते हैं। हम लोग भी पूजा करते हैं तो अलग अलग नाम देते हैं, इन लोग सरना बोलते हैं। और पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान शासन बोलते हैं। हम लोग भी जब कोई डेट वगैरह कर जाता है तो उसका आत्मा का शांति के लिए शमशान घाट ले जाते हैं ना, तो इन लोगों भी पूर्वजों का जो आत्मा का जो निवास स्थान होता है उनको क्या मानते हैं, शासन मानते हैं। शासन घाट नहीं बोलते हैं, शासन, तो ये लोग शासन मानते हैं, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा, आते हैं तीसरा जनजाति
फर्स्ट नंबर पर कौन था? संथाल था, दूसरा पर उरांव था और तीसरा पर क्या है? मुंडा जनजाति है। तो देखते हैं मुंडा जनजाति का परिचय। मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। पहला में कौन था? पहला में संथाल था, दूसरा में उरांव था और तीसरा में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है कौन सा है? मुंडा है। सबसे नंबर 1 पे जनसंख्या किसका है? संथाल का, दूसरा है उरांव का और तीसरा है मुंडा का। पॉइंट नंबर दूसरा, इनकी मुख्य भाषा मुंडरी है। देखो मुंडा से इनका मुख्य भाषा क्या होगा? मुंडरी होगा। तीसरा पॉइंट, ये मुख्य रूप से रांची, पलामू, लातेहार आदि जगहों में निवास करते हैं। कहाँ पे? रांची, पलामू, लातेहार आदि जगहों पे निवास करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि उरांव जाति कहाँ निवास करते हैं। कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा, ठीक है, और चुनने देगा आपको। तो ध्यान रखना, ये सब चीज़ों को याद रख लेना। लॉन्ग क्वेश्चन में भी मदद आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर में भी मदद आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक जीवन। इनका समाज का जीवन कैसा है? तो मुंडा जनजाति गाँव के मुखिया को मुंडा कहते हैं। जो मुंडा जनजाति के लोग होते हैं ना, उस मुंडा जनजाति गांव के मुखिया को मुंडा कहते हैं। यानी ये लोग मुंडा जनजाति के लोग गांव के मुखिया को ही क्या कहते हैं? मुंडा कहते हैं। इसमें विवाह को अंडरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, अरंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरंडी। इसमें विवाह को क्या कहा जाता है? अरंडी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, 11 मिनट का वीडियो हो चुका है अभी, ठीक है, 14 मिनट का हो चुका है और वीडियो का लेंथ थोड़ा और अभी आगे बढ़ रहा है। तो देखो दोस्तों, चिल्लाना ना, पहले लिखना, फिर चिल्लाना, फिर वीडियो अपलोड करना, दिमाग ख़राब हो जाता है यार, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग के प्यार दे करके करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें विवाह को अरंडी कहा जाता है। नेक्स्ट है वधू को दिए जाने वाले वधू मूल्य। वधू मतलब क्या हो गया? लड़की, कन्याएं। तो कन्याएं को जो हम लोग वधू मूल्य देते हैं ना, जो पैसा वगैरह देते हैं ना, उसको टाका कहा जाता है। लोग, हम लोग लेते हैं ना पैसा, लेकिन ये लोग जो वधू को देते हैं ना, वधू मतलब क्या? लड़की लोग को जो पैसा देते हैं विवाह में के टाइम में, जो देते हैं पैसा कन्याएं को, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? लोग टाका कहा जाता है, पैसा को टाका कहा जाता है। देखते हैं आर्थिक जीवन। बिल्कुल उरांव की जैसा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आर्थिक जीवन में बिल्कुल किसके जैसा लिख देना तुम लोग? उरांव की जैसा। दिखाते हैं मैं उरांव कहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग उरांव जाति पढ़े थे, देखिए उरांव जाति, तो बिल्कुल उरांव जाति की जैसा ही आप लोगों को पूरा क्या कर देना है? लिख देना है सामाजिक जीवन में पूरा, ठीक है। उरांव जाति की जैसा ही एकदम सेम है उन लोगों की जैसा, ठीक है। धार्मिक जीवन देखते हैं। इनका सर्वप्रथम देवता सिंह बोगा है। इनका जो सर्वमुख देवता माना जाता है, सर्वप्रमुख देवता माना जाता है, सबसे मेन देवता माना जाता है, उसको माना जाता है सिंह बोगा माना जाता है, जो सूर्य के समान माना जाता है। ये जितना सूर्य उजाला देता है, जितना सूर्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही हमारे देवता भी सिंह बोगा है, ठीक है। इनका ग्राम देवता हाथू बोगा होता है। ये बस थोड़ा सा याद रखना है, लास्ट पॉइंट, ठीक है। इनका ग्राम देवता कौन होता है? हाथू बोगा होता है, ठीक है। एक सिंह बोगा, एक हाथू बोगा, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया धार्मिक जीवन। अब आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा तीसरा झारखंड के आंदोलन में विचारधारा की भूमिका पर प्रकाश डालें। या तो यही क्वेश्चन चेंज करके आ सकता है, झारखंड आंदोलन में राजनीतिक विचारधारा की भूमिका का वर्णन करें। झारखंड आंदोलन में विचारधारा की भूमिका मतलब जब झारखंड के जितने सारे आंदोलन हुआ है उसमें विचारधारा की भूमिका। विचारधारा मीन्स वो लोग, वो ज्ञानी लोग, वो जो विद्वान हैं जो झारखंड के आंदोलन में भाग लिया था, उनके योगदान के बारे में बताना, उनकी भूमिका बताना है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। और इससे पहले देखो झारखंड आंदोलन में विचारधाराओं की भूमिका सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे। देखो तो झारखंड आंदोलन में विचारधाराओं की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं जो इस प्रकार है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहला बिरसा मुंडा की भूमिका, एक विचारक थे और इनका भूमिका देखते हैं कि ये बिरसा जो मुंडा थे वे झारखंड के आंदोलन में किस प्रकार से भाग लिया, ठीक है। तो बिरसा मुंडा जो थे वो एक विद्रोह किया था, एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम क्या? मुंडा विद्रोह। हमने बगल में भी लिखते हुए चला, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप इस पॉइंट को एग्जाम में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, ठीक है। डायरेक्टली आप लोग ने लिखना है बिरसा मुंडा की भूमिका, कि बिरसा मुंडा ने क्या क्या योगदान दिया था। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले यहीं से पता चल गया कि बिरसा मुंडा ने कौन सा आंदोलन किया था। तो मुंडा विद्रोह किया था। देखो नाम से पता चला बिरसा मुंडा विद्रोह किया था, ठीक है। किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। जितने भी सारे यहाँ पे विचारक आएंगे सभी विद्रोह किए रहेंगे, और किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 देखो, बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। बिरसा मुंडा द्वारा किसका नेतृत्व किया गया? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट, विद्रोह का मुख्य कारण राजस्व दर ऊंचा होना, जमींदारों व साहूकारों की शोषण नीति आदि शोषण के कारण मुंडा विद्रोह चलाया गया था। देखो बिरसा मुंडा द्वारा ये विद्रोह क्यों किया गया था? ये किया गया था राजस्व दर के कारण। राजस्व
राजस्व दर मीन्स जो उसका ये था ना, यानी कि वहाँ का जो कर था, पैसा था जो लोगों से लिया जाता था, वो ऊंचा हो गया था, बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया था, जिसके कारण से फिर ज़मींदार लोग हमेशा जिसको ज़मीन में साझा करने के लिए देते थे उससे बहुत ज़्यादा पैसों लेते थे, मन अत्याचार करते थे। साहूकारों, जो बड़े बड़े साहूकार होते थे, उनका शोषण नीति, ये सब चीज़ों के कारण से ही, शोषण के कारण से ही मुंडा द्वारा मुंडा विद्रोह चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, बिरसा मुंडा को पहली बार 24 अगस्त 1895 को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बिरसा मुंडा ने जब लोगों के लिए लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों के प्रति, तो अंग्रेजों ने क्या किया, 24 अगस्त 1895 को ही ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया इसको। ठीक है, इस विद्रोह के नेक्स्ट पॉइंट, इस विद्रोह के परिणामस्वरूप 1902 में गुमला एवं 1903 में खूंटी को अनुमंडल लागू किया गया। देखो, ये विद्रोह हुआ बिरसा मुंडा द्वारा, मुंडा विद्रोह हुआ तभी 1902 में गुमला में और 1903 में खूंटी में, ये जो हमारा जिला का नाम है। ठीक है, अनुमंडल लागू किया गया, नहीं तो अनुमंडल लागू नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 11 नवंबर 1908 को ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। ये अधिनियम क्या होता है मैं बताता हूँ। ये जो आप लोगों का अधिनियम होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो आदिवासी लोगों को ज़मीन पर कब्जा नहीं हो पाता था ना, उन लोगों को अपना अधिकार मिल गया, ज़मीन पर अधिकार। तो ये आदिवासी लोगों के लिए अच्छा हो गया था। ठीक है, उन लोगों को ज़मीन पर क्या मिल गया था, अधिकार मिल गया था। ठीक है, उन लोगों को ज़मीन का अधिकार हो गया था। तो ये 11 नवंबर 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, काश्तकारी अधिनियम मीन्स आने की वो ज़मीन जो वहाँ पे थे ना, वो आदिवासी लोगों का अधिकार हो गया उस पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो दूसरा, जतरा भगत की भूमिका। जतरा भगत भी एक विचारक थे, जो कि कौन सा आंदोलन इसने चलाया था, इसने चलाया था टाना भगत आंदोलन। ठीक है, जतरा भगत कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था, टाना भगत किया था। ठीक है, तो देखते हैं पॉइंट नंबर 1, टाना भगत आंदोलन जतरा भगत द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जतरा भगत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी शुरुआत 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी में हुआ था। देखो ये सब पॉइंट अब लग रहा हो कि जो डेट है, तो डेट तो आप याद करना पड़ेगा, और ये आपको MCQ क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा, ये बात को वो ध्यान रखना। ठीक है, और सारे पॉइंट्स को मैंने सटा हुआ लिख रहा है, गैपिंग नहीं दे रहा हूँ, तो आपको एग्जाम में एक एक लाइन का गैपिंग भी बनाते जाना है। ठीक है, मतलब जहाँ पे मैंने एक लाइन का गैपिंग दिया, वहाँ आपको एग्जाम में 2 लाइन का गैपिंग देना है। जहाँ मैंने एक भी लाइन का गैपिंग नहीं दिया, वहाँ पे आपको 1 लाइन का गैपिंग देना है। ठीक है, हमेशा 1 लाइन आपको ज़्यादा गैपिंग रखना है हमसे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखो मुंडा, अभी हम लोग ये वाला पढ़ रहे थे, जतरा भगत की भूमिका, यानी कि टाना भगत वाला। ठीक है, अब देखो मुंडा विद्रोह के बाद फर्स्ट नंबर में कौन सा विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह के बाद टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुआ। पहले नंबर पर कौन हुआ था, मुंडा विद्रोह, जो कि मुंडा के द्वारा किया गया था। उनके बाद टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ठीक है, टाना का अर्थ होता है टानना या तो खींचना, है ना। भगत अपनी गिरी हुई स्थिति को खींचकर लिखा गया, खींचकर दूर फेंकना चाहते थे तथा उच्च अवस्था प्राप्त करना चाहते थे। देखो भगत अपनी क्या चाहते थे पता है, कि जो हम लोगों का जो गिरी हुई स्थिति है ना, उसको हम लोग फेंक दें, उसको ख़त्म कर दें, उसको खींच दें, और हम लोग कौन सा उच्चा अवस्था प्राप्त कर ले। मतलब गिरा हुआ स्थिति जो उन लोगों का था, उन लोग गरीब थे, गिरा हुआ स्थिति था, उन लोग उसको ख़त्म करना चाहते थे, और उसके जगह में वो नया ज़िंदगी जीना चाहते थे। ठीक है, इसलिए इसे टाना भगत और इसके आंदोलन को टाना भगत आंदोलन कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, टाना भगत आंदोलन का शुरुआत धार्मिक व आर्थिक आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। देखो टाना भगत का आंदोलन क्यों किया गया था, धार्मिक से रिलेटेड, धर्मों से रिलेटेड, आर्थिक पैसों से रिलेटेड, लेकिन यही आंदोलन धीरे धीरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गया। देखो उस टाइम कोई ये नहीं सोचा था कि हमारे भारत को आज़ादी करने के लिए भी ये आंदोलन भूमिका निभाएगा। लेकिन ये हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, इसके पहले जब ये स्टार्ट किया गया था, तो ये नॉर्मली अंग्रेजों के प्रति चल रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक के लिए और आर्थिक के लिए चल रहा था, यानी धर्म से रिलेटेड और आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटेड। लेकिन यही आंदोलन लास्ट में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी जुड़ करके एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। राजनीतिक मीन्स हो गया ये हमारा देश को स्वतंत्रता दिलाने वाला बड़ा आंदोलन बन गया। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखिए, टाना भगत ने समाज में पशु बलि, मांस, जीव हत्या, शराब सेवन आदि को छोड़कर अच्छे जीवन यापन करने का अधिनियम छेड़ा। आने की जो टाना भगत ना, उसने क्या कहा कि पशु का जो बलि देते हैं हम लोग, मांस खाते हैं, जीव का हत्या करते हैं, शराब पीते हैं, ये सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए और एक अच्छा सा जिंदगी जीना स्टार्ट किया जाए। इसके प्रति उसने एक आंदोलन छेड़ दिया। कौन, टाना भगत ने।
ठीक है। उन्होंने भूत प्रेत को अंधविश्वास को झूठ मानकर कहा कि निडर जीवन यापन करने का अपील किया। इसने कहा कि भूत प्रेत ये सब झूठ है, एक निडर जिंदगी जिया जाए, एक मतलब निडर का जिंदगी जीना चाहिए, है ना। इस अपील से अन्याय के खिलाफ लोगों को लड़ने की क्षमता मिला। अब जब लोगों ने ये जाना ना कि हम लोगों को निडर के प्रति लड़ाई लड़ना चाहिए, अंधविश्वास को दूर किया जाना चाहिए, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, तो इन लोगों ने क्या किया, अन्याय के प्रति जो इन लोगों पर न्याय नहीं हो रहा था, अंग्रेज लोग जो इस पर अन्याय कर रहे थे उनके खिलाफ इन लोगों को और भी लड़ने का क्षमता बढ़ गया जब ये इस प्रकार का मोटिवेट कर रहा था। तो ठीक है, देखो जतरा भगत को की मृत्यु के बाद भी इनका आंदोलन विकसित होता रहा। देखो अब अगर मान लो इस जो टाना भगत आंदोलन है इसको शुरुआत कौन किया था, जतरा भगत किया था, और ये जतरा भगत के मरने के बाद भी इस आंदोलन रुका नहीं, आंदोलन विकसित होता रहा, बढ़ता रहा। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश राज्य को यानी कि अंग्रेजों को और जमींदारों को जो बहुत ज़्यादा चूसते थे गरीब लोगों से, उनके खिलाफ यह हिंसक असहयोग आंदोलन छेड़ा। और असहयोग आंदोलन का मतलब क्या कि अंग्रेज को अब हमें सहयोग नहीं करना है, जमींदारों को सहयोग नहीं करना है। आंदोलन छेड़ा और लगान मतलब होता है जो टैक्स वगैरह हम लोग लगाते हैं, सरकारी टैक्स हो गया, जो लगान वगैरह देता था ना कि ये सब चीज़ें, तो लगान हो गया, सरकारी टैक्स हो गया आदि का विरोध किया तथा कुल्ली के रूप में मजदूरों करने से मना कर दिया। और जो कुल्ली के रूप में मजदूर के रूप में जो मजदूर लोग वहाँ पे काम करते थे ना, कुल्ली के रूप में सामान को इधर उधर ढोना, उसको भी बंद कर दिया, क्योंकि लोगों से ढवाते थे बहुत ज़्यादा, पैसे बहुत कम देते थे। ठीक है, तो इस पर जो अत्याचार होता था ना इसको ख़त्म किया जा रहा था। तीसरा देखते हैं सिंधु कान्हू की भूमिका। सिंधु कान्हू भूमिका जो ये व्यक्ति थे, इसने कौन सा विद्रोह छेड़ा था, संताल विद्रोह। इसने कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया था, संताल विद्रोह। ठीक है, तो देखो इनका जन्म एक गांव में एक संताल आदिवासी परिवार में हुआ था। किसका, सिंधु कान्हू का। इनका जन्म एक संताल के आदिवासी परिवार में हुआ था। ठीक है, इन्होंने 1855 से लेकर 1856 ईस्वी में संताल विद्रोह का नेतृत्व किया, यानी कि संताल विद्रोह इसने चलाया 1855 से 1856 में। संताल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इनके 2 भाई भी थे, साथ ही इनके 2 बहन भी थे। इनके भाग लेने वाले सिर्फ इसने ही भाग नहीं लिया, सिंधु कान्हू ने ही सिर्फ संताल विद्रोह में भाग नहीं लिया, बल्कि इनके भाई भी ने लिए 2 और 2 इनके बहनें भी ने इसमें भाग लिया और लड़ाई लड़ा अंग्रेजों के प्रति, है ना। जमींदार के अत्याचारों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत की जिसे संताल विद्रोह या हूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ जो विद्रोह किया गया इन लोगों के द्वारा, इसी विद्रोह का संताल विद्रोह या हूल विद्रोह यानी हूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। संताल विद्रोह का प्रमुख नारा था करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। अंग्रेजों के प्रति जो था वो कहा गया था कि करो या मरो। इन लोगों को जब लड़ाई लड़ रहा था तो जोश के लिए कि करो या मरो, आज तो करना है या तो मारना है। ठीक है, और अंग्रेजों को बोल रहा था कि हमारा माटी छोड़ो। सिंधु कान्हू जो थे उनके नेतृत्व में इस लड़ाई में संथाल के तमाम स्थानीय आदिवासी और गैर आदिवासी ने जान की बाजी लगाकर ब्रिटिश शासक के विरुद्ध लड़ाई लड़ाने, अंग्रेजों के प्रति सारे लोग जो आदिवासी थे सो भी और गैर आदिवासी सभी लोग मिल गया और जान लगा करके सभी अंग्रेजों को हटाने का प्रयास किया। इनका मुख्य नारा जमींदारों, पुलिस, सरकार, कर्मचारियों आदि का नाश करना था। इनका मुख्य नारा था कि जो जमींदार लोग जो लोगों को चूसता है, पुलिस, उस टाइम पुलिस किसका था, सरकार का पुलिस था, अंग्रेजों का पुलिस था। और जो सरकार का कर्मचारी था यानी कि जो राजा था, यानी जो ये अंग्रेज लोग आए थे तो अंग्रेज लोग जैसा कहते थे वैसा ही उनके कर्मचारी लोग, उनके राजा जो उनके अंदर पुलिस काम करने वाले लोग थे सो जमींदार लोग उन्हीं का बात सुनते थे। तो ये सभी को नाश करना था। इनका मेन मकसद यही सिंधु कान्हू का जो ये इसने जो आंदोलन स्टार्ट किया, ठीक है, संथाल विद्रोह, इसका मेन मकसद क्या था, इन लोगों को हटाना, है ना। इस विद्रोह से अंग्रेजों का नींव हिल गया। इस विद्रोह के कारण से अंग्रेजों ने हिल गया, ठीक है, ये डर गया पूरा। नेक्स्ट देखते हैं भागीरथ मांझी की भूमिका। भागीरथ मांझी ने भी एक आंदोलन छेड़ा था जिसका नाम था खरवार आंदोलन। तो देखो खरवार आंदोलन का शुरुआत 1874 ईस्वी में हुआ था जिसका नेतृत्व करता भागीरथ मांझी था। देखो ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस 4-5 को मैंने बताया तो उसका डेट याद रख लेना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इनके द्वारा नेतृत्व के कारण इस आंदोलन का नाम भागीरथ मांझी कहा जाता है, ठीक है। इनके द्वारा नेतृत्व के कारण ही इस आंदोलन का नाम भागीरथी मांझी कहा जाता है। देखो इसका नाम ही था भागीरथी मांझी और इसलिए इसको भागीरथी मांझी आंदोलन भी कहा जाता है, खरवार आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 आप लोगों ने देख लिया कि इनके द्वारा नेतृत्व के कारण इस आंदोलन का नाम भागीरथी मांझी कहा जाता है या तो फिर खरवार आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट
भागीरथी मांझी ने अंग्रेजों के शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई थी, मतलब उसको सहयोग नहीं करना है, एवं खुद को बोसी गांव, एक बोसी गांव था, ठीक है, तो उस बोसी गांव का राजा घोषित कर दिया खुद से। कौन? यही यानी कि मांझी ने, ठीक है, भागीरथी मांझी ने खुद उस गांव का अपना राजा घोषित कर दिया। सोच लो, अंग्रेजों के प्रति भी इसने खुद कहा कि बोसी गांव का राजा मैं हूँ, और जमींदारों एवं सरकार को लगान नहीं देकर खुद लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई। कौन? भागीरथी मांझी ने खुद कहा अंग्रेजों को कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं देगा, जो भी कर आएगा वो जमींदार से और सरकार से वो मेरे पास आएगा। सोचो इसके पास कितना शक्ति था। सुन, इनके असहयोग से जुड़े पहलुओं को ही बाद में गांधी जी ने प्रयोग किया। देखो, गांधी जी भी ना असहयोग आंदोलन चलाया था कि हमें अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना है, तो जो पहलू गांधी जी लिया था वो कहाँ से लिया था? इन्हीं के पहलू लिया गया था। जिस प्रकार से इसने अपनाया था अंग्रेजों का प्रति कि सहयोग नहीं करना है, इसी प्रकार से गांधी जी ने इसी से सीखा, और इन्हीं के पहलुओं का प्रयोग गांधी जी ने भी किया था कि हमें अंग्रेजों की किसी प्रकार का मदद नहीं करना है। नेक्स्ट है बुद्ध भगत की भूमिका। अब बुद्ध भगत के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? कोल विद्रोह। कौन सा? कोल विद्रोह। देखते हैं इसमें क्या था। तो कोल विद्रोह बुद्ध भगत के नेतृत्व में 1831 में हुआ था, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड है, यह विद्रोह जनजातियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था। सब तो अंग्रेजों के खिलाफ ही है ना। यह विद्रोह जनजातियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था। यह पहला संगठित जनजातियों का विद्रोह था। पहला संगठित मतलब क्या? इसमें पहली बार ऐसा ये आंदोलन था कोल विद्रोह जिसमें सभी जनजाति लोग एक साथ संगठित हो गए, मतलब मिल गए हैं। हुआ तो इसके पहले भी थे लेकिन सब लोग नहीं मिल पाते थे, लेकिन ये पहला ऐसा कोल विद्रोह था जिसमें सारा जनजाति के लोग संगठित हो गए हैं, मिल गए हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यह विद्रोह अंग्रेजों कर रहे जनजातियों पर अत्याचार के लिए किया जा रहा था। यह विद्रोह क्यों कर रहे थे लोग? अंग्रेज जो कर रहे थे जनजातियों पर अत्याचार कर रहे थे, इनके लिए लोग विद्रोह लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। बुद्ध भगत ने अंग्रेजों से डट कर सामना किया। बुद्ध भगत ने अंग्रेजों से डट करके सामना किया, जो कि आज के टाइम में शायद मुश्किल है, और उस टाइम में इन लोगों ने कर दिखाया। नेक्स्ट है कि झारखंड के पहले आंदोलनकारी थे जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों 1000 रुपये देते थे। किसको? बुद्ध भगत को। ये जो बुद्ध भगत थे ना, ये झारखंड के पहले ऐसे आंदोलनकारी थे, यानी कि पहले ऐसे विद्रोह करने वाले आदमी था ये, जिसको अंग्रेजों ने इसको पकड़ने के लिए 1000 रुपये देता था कि जो भी बुद्ध भगत को पकड़ेगा उसको 1000 रुपये इनाम देंगे। सोचो अंग्रेजों का कितना डर गए थे कि इसको हमको पकड़ना जरूरी है, तो जो इसको पकड़ता है उसको 1000 रुपये देते थे। ऐसा पहले मैंने देखा है, और ये झारखंड में पहली ऐसा आंदोलनकारी था जिसको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपये देता था। तो ये आपको 5 पॉइंट लिखना है दोस्तों। 5 को विद्रोह हुआ था, 5 लोगों ने 5 विद्रोह का यहाँ पे मैंने नाम लिया। हुआ तो बहुत सारा था, बट इतना आपको लिखना, डेट आपको याद रखना, ठीक है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 4 की ओर। झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक तत्वों की व्याख्या कीजिए। झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक तत्वों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। हालांकि झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, ठीक है, इसकी व्याख्या करना है। सामाजिक तत्व बोलो चाहे तो आर्थिक तत्व बोलो, चाहे इसका कारक बोलो, बात एक ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो झारखंड की राजनीति को जो प्रभावित करने वाला सामाजिक तत्व या सामाजिक कारक है ना, और एक आर्थिक तत्व, ये दोनों पर चर्चा करना है, सामाजिक और आर्थिक। तो चलिए दोस्तों एक करके हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। और भी सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑल टू ऑल आपका सारा क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। सबसे पहला पढ़ेंगे परिचय। तो झारखंड राज्य की राजनीतिक पर सामाजिक और आर्थिक कारकों का क्या हुआ? गहरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ पे 2 ही चीज़ का बात हम लोग पढ़ना है कि जो झारखंड की राजनीति पर जो सामाजिक प्रभाव पड़ा और आर्थिक प्रभाव पड़ा, बस उसी को बताना है। तो इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। जैसे कि हम जानते हैं कि झारखंड जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के भारत का 28वां राज्य बना है, ठीक है, और प्राकृतिक संसाधनों और विविध जनजातीय समुदाय से समृद्ध है। और जो हमारा झारखंड राज्य है वो हमारा प्राकृतिक संसाधन, यहाँ ढेर सारा कोयला, ठीक है, उर्वरक यानी आदि प्रकार की यहाँ पे हमारे पास संसाधन उपलब्ध है। और हमारे राज्य की एक विशेषता है कि यहाँ पे जनजातीय समुदाय से समृद्ध है। हमारे जो झारखंड राज्य इसमें जनजातीय समुदाय के लोग भी रहते हैं, ठीक है। देखिए, इसके बावजूद यहाँ सामाजिक, आर्थिक और असमानताएं जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। मतलब हमारे झारखंड राज्य इतना ज़्यादा प्रमुख, इतना ज़्यादा समृद्ध है ना, इसके बावजूद भी यहाँ पे समाज में और आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं असमानता पाया जाता है। आप देख लो ग्रामीण और शहरी इलाकों में ही देख लो, ग्रामीण के इलाके के लोग कितने व्यवस्थित तरीके से रहते हैं और वहाँ के सड़क वड़क कोई भी किसी तरीके से व्यवस्था नहीं होता, लेकिन शहरों में होता है। तो कहीं ना कहीं यहीं पर भी असमानता देखने को मिल रहा है, एक साथ नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं हमारा जो झारखंड राज्य वो क्या असमानता है। झारखंड में कुछ अलग जो हमारा राज्य है झारखंड राज्य, इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र है, यहाँ पे भिन्नता क्या है? अलग अलग असमानताएं पाई जा रही है। अनेक ऐसा
कारण है। अनेक ऐसा चीज़ों पर हम देख सकते हैं जिसमें क्या हो रहा है, झारखंड में शहर में इन लोगों का सुविधा कम है, यहाँ स्वास्थ्य अस्पताल कम है, और वहीं अगर शहरी इलाकों में बात करें तो वहाँ पे का स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, सब व्यवस्था वहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन राज्यों में लाचार व्यवस्था है। अब झारखंड राज्य की राजनीति को प्रभावित करने वाला कारक देखते हैं। तो झारखंड की राजनीति को कई सामाजिक और आर्थिक तत्वों ने प्रभावित किया। इनमें से कुछ तत्व ये सामाजिक कारकों का प्रभाव और आर्थिक कारकों का प्रभाव। जैसे कि हमको क्वेश्चन में भी दिया गया था कि आपको सामाजिक कारकों का प्रभाव लिखना है और आर्थिक कारकों का प्रभाव लिखना है जो झारखंड के राजनीति पर प्रभाव डाल रही है। ठीक है, तो पहला आता है सामाजिक कारकों का प्रभाव। अब इसके अंतर्गत बहुत सारा आ जाएगा। ठीक है, तो झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक निम्नलिखित हैं। जो झारखंड की राजनीति को प्रभावित करता है उसका सामाजिक कारण, सामाजिक मतलब जो समाज से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, देखिए पहला आदिवासी जनसंख्या पर प्रभाव। पहला जो हमारा वो आदिवासी जनसंख्या से रिलेटेड है, ये भी हमारे सामाजिक कारक का एक प्रभाव है जो राजनीति पर प्रभाव डालती है। कैसे डालती है वो देखिए यहाँ पे। झारखंड में आदिवासी और उनकी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने की दिशा में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व किया गया। देखिए आदिवासी लोग अपनी पहचान के लिए, झारखंड राज्य में रहने के लिए, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, अपने सुरक्षा को बढ़ावे के लिए ये बहुत सारे आंदोलन भी किए। आदिवासी जो लोग हैं वो अपने सुरक्षा के लिए, अपने पहचान के लिए बहुत सारे क्या किए, आंदोलन किए। तो कहीं ना कहीं ये जो एक सामाजिक कारण है और ये भी राजनीति पर प्रभाव डाल रहा है। अगर आंदोलन होगा तो इसका राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो आदिवासी के जो जनसंख्या वाले लोग हैं ना, इन लोगों ने भी प्रभाव डाला क्योंकि बहुत सारे आंदोलन भी किए गए हैं। ठीक है, जिनका परिणाम झारखंड का गठन था, और यही एक परिणाम है जिसके फलस्वरूप हमारा झारखंड राज्य का क्या हुआ, गठन हुआ। इसी में देखते हैं आदिवासी जनसंख्या में ही है। ठीक है, आदिवासी समाज ने झारखंड की राजनीति में अपने विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। यानी आदिवासी समाज के जो लोग थे ना, वो झारखंड में अपना एक पहचान बनाने के लिए, ठीक है, राजनीति में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए क्या किया, संघर्ष किया, ताकि हमारा राजनीतिक में एक पहचान बन सके। ठीक है, मतलब अपने पहचान के लिए वो लोग क्या किए, संघर्ष किए। तो पहला हमारा जो आ जाएगा वो आदिवासी लोगों का जनसंख्या, जिन्होंने उन लोग क्या किए, संघर्ष किए। दूसरा आ जाएगा हमारा राजनीतिक संरचना पर नेता का प्रभाव। अब यहाँ पे कुछ नेताओं का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के नेता के लोग भी अपने पहचान के लिए बहुत ज़्यादा लड़े थे। इनको न्याय दिलाने के लिए, इनके साथ जो भेदभाव होता था उसको मिटाने के लिए नेता लोगों ने भी प्रभाव डाले। देखिए झारखंड की राजनीतिक संरचना में आदिवासी नेताओं का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, जैसे बिरसा मुंडा, शिबू सोरेन और बाबूलाल मरांडी। ठीक है, यहाँ सरल निकल गए, शिबू सोरेन। ये सब जो नेता थे ना, वो आदिवासियों के लिए लड़ते थे, इनके अधिकारों के लिए लड़ते थे, ताकि ये लोग भी क्या हो, इनकी भी पहचान बन सके। यह सभी नेताओं ने आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सब जो नेताएं हैं ना, वो क्या किए, आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए, जो उनको अधिकार नहीं मिल पाता था, उनके लिए इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, यानी कि इन लोगों ने उनके लिए लड़ाई लड़े। नेक्स्ट है जातिगत संरचना। अब जाति का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग जाति है। क्या एक ही प्रकार का नहीं, ओबीसी है, दलित है, गैर आदिवासी है, अलग अलग प्रकार की क्या है, जाति हैं। तो झारखंड में सामाजिक संरचना केवल आदिवासी समाज तक सीमित नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक में आदिवासी लोग ही अपना पहचान बनाना चाह रहे हैं, वही लोग प्रभाव डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। राज्य में अनेक प्रकार की जातियाँ के लोग रहते हैं, जैसे ओबीसी, दलित, गैर आदिवासी अनेक प्रकार की। ठीक है, जिसका राज्य की राजनीतिक संरचना और सत्ता संतुलन में अहम योगदान है। ठीक है, देखिए यानी हमारा राजनीतिक पर प्रभाव डालने वाले कौन है, आदिवासी के लोग। इसके साथ साथ दलित, गैर आदिवासी, ये सब लोग प्रभाव डालते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा जो झारखंड राज्य है ना, इसकी सत्ता संतुलन होता है। सत्ता संतुलन का मतलब होता है हमारा राज्य का शासन व्यवस्था अच्छा से चलता है। मान लो कि हम लोग सरकार पर दबाव नहीं डालेंगे कि ये काम कीजिए, वो कीजिए, तो सरकार लापरवाह निकल जाएगी, और इससे हमारा सत्ता जो संतुलन बना है वो नहीं बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं जब लोग किसी सरकार पर दबाव डालती है ना, राजनीति पर उनका प्रभाव पड़ता है ना, तो सरकार डर के चलती है। इसी पॉइंट में आगे देखिए, जातिगत राजनीतिक झारखंड में राजनीतिक दलों के चुनावी समीकरणों का निर्धारण करते। देखिए अब यहाँ से जातिगत राजनीतिक जो है ना, ये जो जाति का भेदभाव है ना, ये क्या होता पता है, झारखंड में जो राजनीतिक दल है ना, ये चुनावी समीकरणों का निर्धारण करती है। यानी कि किस जाति से वोट के लिए नहीं करते हैं लोग, ठीक है, निर्णय करते हैं कि इस जाति, मतलब अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जो जाति का भेदभाव है ना, वो राजनीतिक दलों के लिए होता है। ठीक है, राजनीतिक दलों ने विभिन्न जातीय समूहों को वोटों के
ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां बनाइए। यानी जो राजनीतिक दल वाले होते हैं ना, वो नीतियां किस प्रकार से बनाते पता है, वोटों को ध्यान में रखते हुए कि किस जाति से हमें किस क्या फ़ायदा होगा, और इस फायदा को देखते हुए वो लोग क्या करते हैं, अपना नीतियाँ बनाते हैं, है ना। जातियों को देखते हुए अपना क्या करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। जातिगत विभाजन ने, ये जो जातिगत विभाजन है, ये जाति वो जाति, ये झारखंड में राजनीतिक संरचना को कई बार विभाजित भी किया है। मतलब कभी कभी लोग आपस में क्या हो चुके थे, विभाजित भी हो जाते थे जाति भेदभाव के कारण, ठीक है। जैसे आदिवासी और गैर आदिवासी राजनीति, ये तो पहले आदिवासी ही थे, लेकिन आदिवासी फिर गैर आदिवासी, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि झारखंड के लोग भी एक ही थे, फिर भी अलग अलग भागों में बट गए। तो ये क्या है, हमारा जातीय विभाजन है, यानी जाति के रूप में क्या हो गया, बट गए। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक असमानता, कि समाज में भी बहुत सारे असमानता है। कहाँ पे, वो देखिए, झारखंड में सामाजिक असमानता विशेषकर ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दा है। झारखंड का ग्रामीण समाज, जिसमें आदिवासी और पिछड़ी जातियों की संख्या अधिक है। ग्रामीण इलाका में कौन रहता है, आदिवासी लोग, पिछड़ी जातियाँ। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में शहरी इलाकों से काफ़ी पिछड़े हैं। यानी जो शिक्षा के मामले में बोलें, स्वास्थ्य के मामले में बोलें, रोजगार के मामले में बोलें, तो शहरी से जो ग्रामीण इलाका ना, बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इस सामाजिक असमानता का प्रभाव राज्य के राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। अब ये जो असमानता है, ये ग्रामीण में अलग है, शहरी में ज़्यादा कुछ भी सुविधा प्राप्त है, तो कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव है शहर और ग्रामीण में, इससे हमारा राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। हमारे राज्य का विकास नहीं होता है, कहीं कहीं लोग बहुत ज़्यादा झुलस जाते हैं, बीमारियों से मर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा राजनीति पर प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है। दूसरा पड़ता है आर्थिक कारकों का प्रभाव। आर्थिक मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि यहाँ का पैसों से, कि लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, हमारे पास क्या संपत्ति है। आर्थिक मतलब रुपया, धन, संपदा, ये सब जो जो होता है, ठीक है। तो झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। झारखंड में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन, हम लोग संसाधन के मामले में समृद्ध राज्य है हमारा। लेकिन क्या हो रहा है, इसका कोई बाहरी आकर के यहाँ से लूट फूट रहा है, लूट रहा है, ले जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, हम लोग को इनकम नहीं हो रहा है, तो ये एक आर्थिक कारण का प्रभाव है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, गलत तरीका से प्रयोग हो रहा है। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों का विशेषकर खनिज संपदा में समृद्ध राज्य है, यानी बहुत ज़्यादा क्या है, इनके पास संपदा है। जैसे झारखंड में कोयला है, लोहा है, तांबा जैसे खनिज पदार्थ का भारी भंडार है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, ठीक है। लेकिन इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन झारखंड की राजनीति पर गहरा प्रभाव डालती है। लेकिन ये जो संसाधन है मेरे पास, इसका गलत तरीका से दोहन हो रहा है, बाहर के लोग यहाँ से लूट रहे हैं, और इसका प्रभाव हमारे राजनीतिक पर पड़ रहा है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो हमारे ही शासन व्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ेगा ना। खनन उद्योग और बाहरी उद्योगपतियों द्वारा राज्य की प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के कारण स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और विकास के अवसर ना के बराबर हुआ है। देखिए, जो खनन उद्योग, जो हमारे यहाँ पे उद्योग को खनन कर रहे हैं, खुदाई करके ले जा रहे हैं, और जो बाहर के उद्योगपति लोग हैं, वो सब के द्वारा हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। वो तो अपने फायदा देख रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार से ना के बराबर फायदा होता है। यहाँ के भी लोगों को फायदा होना चाहिए, रोजगार तो यहाँ के लोगों को भी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। आदिवासी और ग्रामीण समुदाय को इस संसाधन संपदा का लाभ नहीं मिल रहा है। आदिवासी लोग, ग्रामीण लोगों को ये सब संसाधन जो हमारे झारखंड राज्य में उपलब्ध है ना, इसका कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि इसके कारण उन्हें विस्थापन होना पड़ रहा है। विस्थापन मतलब अलग होना पड़ रहा है, उनके भूमि को भी छीना जा रहा है, उनकी ज़मीनों को छीना जा रहा है, उसको विस्थापन किया जा रहा है। विस्थापन मतलब उसको अपना ज़मीन से हटा देना वहाँ पे, ठीक है, दूसरे जगह। जैसे कि यहाँ पे हम कंपनी खोल रहे हैं, सरकार ने उसको लाइसेंस दे दिया कि यहाँ पे आप कंपनी खोलिए, वो कंपनी खोल रहे हैं, तो जो वहाँ पे लोग बसे हुए हैं उसको तो वहाँ से बेघर होना पड़ेगा ना, और पर्यावरणीय क्षति का सामना करना पड़ता है। वो मान लो कि वहाँ बड़ा बड़ा उद्योग खुल जाएगा, तो उससे पर्यावरण जो प्रदूषण फैलेगा, वहाँ के लोगों को ही क्षति होगा, लेकिन वहाँ फायदा नहीं हो रहा है लोगों को। आखिर लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए ना, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है ना। इस प्रकार असमानता के कारण, ये असमानता है, ठीक है, इस प्रकार असमानता के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे राजनीतिक दलों को आदिवासी समाज के हितों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया गया। अब यहाँ देखा गया कि आदिवासी लोगों के साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए एक सामने आते हैं मुक्ति मोर्चा। अरे मुक्ति मोर्चा क्या करते हैं, राजनीतिक दल हैं एक, जो कि आदिवासी समाज के लिए क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, ठीक है, इन्हीं के लिए, इन्हीं के हितों के लिए लड़ते थे वो। इनके साथ साथ अन्य राजनीतिक दल भी आए हैं सामने में, जो खनिज संसाधनों पर रोक लगाने की बात बोले और बाहरी कंपनियों के खिलाफ आंदोलन उठाएं कि यहाँ पर बाहरी कोई भी नहीं आएंगे। विकास में असमानता, अब ग्रामीण और शहरी का विकास एक जैसा थोड़ी नहीं होगा।
शहरी क्षेत्रों में विकास बेहतर रहा है, जबकि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। अभी भी बहुत सारे जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सड़क, रोजगार, ये सब चीज़ों में ग्रामीण एरिया भी क्या है, बहुत पीछे है। यह राजनीतिक संरचना और शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा शासन व्यवस्था पर क्या होता है, प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है भूमि अधिकार। देखिए, झारखंड के राजनीति में भूमि अधिकार का मुताबिक महत्वपूर्ण रहा है। भूमि विस्थापन के कारण जो लोगों को भूमि से अलग कर दिया गया था कंपनियों के कारण, आदिवासी ग्रामीण समाज में असंतोष बढ़ा। इन लोगों में क्या हुआ, असंतोष की भावना बढ़ा। इन लोग क्या हो गए, उदास हो गए हैं। आदिवासियों की भूमि पर बाहरी कंपनियों और उद्योगों का कब्जा होने से झारखंड में आंदोलन और राजनीतिक विरोध का लहरें उठती गई। अब बाहर कंपनी जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ के लोग रुकेंगे थोड़े नहीं, ये लोग विरोध करने लगे, आंदोलन करने लगे। नेक्स्ट है रोजगार की कमी और शासन पर प्रभाव। ठीक है, अब इससे क्या होता है, रोजगार की कमी होती गया और शासन पर प्रभाव पड़ते चला गया, यानी शासन व्यवस्था पर हमारा प्रभाव पड़ते गया। झारखंड में बेरोजगारी की समस्या भी आर्थिक और राजनीतिक कारकों को प्रभावित करती है। देखो, झारखंड में जो बेरोजगारी की समस्या है ना कहीं बेरोजगारी भी हमारे राज्य में क्या करती है, प्रभाव डालती है। ठीक है, राज्य में औद्योगिक विकास के बावजूद स्थानीय लोगों को पर्याप्त नौकरियां नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। वहाँ पे उद्योग है, उनके क्षेत्रों में बाहर कंपनी वहाँ स्थित है, फैक्ट्रियाँ खुला हुआ है, लेकिन वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण और आदिवासी लोग रोजगार की तलाश में बड़े शहरों या अन्य राज्यों में जा रहे हैं और जाते भी हैं। ठीक है, इसका प्रभाव राजनीति पर पड़ा है और प्राथमिकता दी गई है, और कुछ लोगों को प्राथमिकता दी गई है, उन्हें सुविधाएं दी गई है, उन्हें रोजगार की तलाश के लिए उन्हें बुलाया गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके हितों के लिए बात किया गया है, लेकिन इसे लागू करने में सफलताएं सीमित रही है, लेकिन ये अच्छे रूप से सफल नहीं हो पाया है। उन्हें प्राथमिकता दिया गया कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड में मिलीजुली सरकार की भूमिका का वर्णन करें, या तो झारखंड में गठबंधन सरकार की भूमिका का वर्णन करें, या झारखंड में संविधान सरकार का वर्णन करें, या तो झारखंड में गठबंधन सरकार की सफलता या विसफलता का भूमिका का व्याख्या करें। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे गठबंधन सरकार होता क्या। ठीक है, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि गठबंधन सरकार क्या होती है। तो जब किसी भी चुनाव में किसी पार्टी या राजनीतिक दल को चुनाव जीतने के लिए जितना बहुमत का जरूरत होता है, उतना अगर बहुमत नहीं मिलता है तो वह अन्य पार्टियों से मिलकर बहुमत प्राप्त करता है। ऐसे कई सरकार होते हैं जो एक पार्टी नहीं बल्कि कई पार्टियों मिलकर चलाती है, जो इस प्रकार के मिलीजुली सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के मिलीजुली सरकार को क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, कई विद्वान लोग, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि विद्वान का मतलब क्या होता है, यानी पहले के विचारक और अभी का विचारक। ठीक है, यानी जो लोग विचार देते हैं। तो बहुत सारे विचार के देने वाले लोगों ने यह मान्यता रखता है, यानी कि यह मान्यता दिया कि ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है, ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है, और कई बार अपने कार्यकाल को भी पूरा नहीं कर पाती है। मतलब जितना उसको समय मिलता है देश में चलाने के लिए, उतना वो कार्य को भी नहीं पूरा कर पाती है। ठीक है, और अपना बहुमत खो बैठती है, और जो भी उसको बहुमत होता है वो खो बैठता है, क्योंकि जब दो पार्टी के बीच लड़ाई हुआ तो वो भी अलग हो जाएगा, वो भी अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों का जो भी बहुमत था वो खत्म हो जाएगा, जिसके कारण दोबारा चुनाव करवाना पड़ता है। और इसकी वजह से क्या होता है, दोबारा भी चुनाव करवाना पड़ता है। जब दोबारा चुनाव कराना पड़ता है तो इससे देश का अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि पैसे का खर्चा होती है, चुनाव में मशीन लाया जाता है, चुनाव कराने वाले लोगों को पैसा दिया जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है जब दोबारा चुनाव होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं कि अगर हम झारखंड में गठबंधन का बात करें तो इसका एक उदाहरण इस प्रकार है। अगर देखिए, अब हम एक उदाहरण के थ्रू समझाएंगे उसको, ताकि अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, अब उसको एक उदाहरण देंगे कि अगर झारखंड में गठबंधन का एक मेन मुद्दा समझा जाए, मेन चीज़ समझा जाए, एक जड़ समझा जाए, तो हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा से समर्थन वापस लेने के बाद सरकार को अपने प्रमुख शिबू सोरेन से बदला लेने के लिए खबरों में आना पड़ा, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में गठबंधन को वोट दिया था। देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी, आप सभी को पता है भारतीय जनता पार्टी क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा झारखंड के मुक्ति मोर्चा से समर्थन वापस लेने के बाद सरकार को अपने प्रमुख शिबू सोरेन से बदला लेने के लिए खबरों में आना पड़ा। ठीक है, आप लोग यहाँ से समझ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा था ना, वो मुक्ति मोर्चा से समर्थन वापस लेने के बाद जब क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से दोनों का समर्थन मिल गया, यानी दोनों पार्टी आपस में मिल गए, तो लेने के बाद क्या हुआ ना, जो सरकार को अपने प्रमुख जो शिबू सोरेन था ना से बदला लेने के लिए, शिबू सोरेन से बदला लेने के लिए खबरों में आना पड़ा। क्योंकि देखिए, कोई भी पार्टी अगर किसी से बदला लेना चाहेगा ना, सबसे पहले आप लोगों को मैं अच्छे से पॉइंट समझा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और मुक्ति मोर्चा मिल चुका था। अब ये जब ये दोनों ने मिल गया, तो मिलने के बाद क्या हुआ ना, जो शिबू सोरेन से बदला लेने के लिए जो दूसरा पार्टी था, वो शिबू सोरेन से बदला लेना चाहता था, क्योंकि इन लोगों का पार्टी टूट चुका था। जैसे मान लो हम
और आप मिल करके सरकार बनाते हैं, ठीक है। और अगर आप मान लो कि आप और हम में टूट गए, तो हम क्या चाहेंगे कि अब हम यही चाहेंगे कि हम और आप तो टूट चुके हैं, तो हम प्रचार में आ जाएं, मतलब हम एक छवि बन जाएं और हम प्रचार करें ताकि अगले बार मैं चुनाव जीत जाऊं, ठीक है। तभी ना मैं आपसे बदला ले पाऊंगा। तो वही हुआ कि शिबू सोरेन से बदला लेने के लिए खबरों में आना पड़ा उनको, मतलब खबरों में आना पड़ा, मतलब उनको थोड़ा सा फेमस होना पड़ा। उन्होंने लोकसभा में गठबंधन को वोट दिया था, क्योंकि उसने लोकसभा में भी क्या दिया था, गठबंधन में वोट दिया था, जो कि उसका वोट क्या हो चुका है, टूट चुका था, ठीक है, खत्म हो चुका था। अब देखिए यहाँ पे दिलचस्प की क्या बात है। दिलचस्प बात तो देखिए, किसी का कॉल आ गया था दोस्तों, मैं परेशान हो चुका हूँ, ठीक है। मैं इतना झेल रहा हूँ ना दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। चलिए, दिलचस्प बात यह है कि लगभग सभी दल गठबंधन में रहे हैं, यानी कि जितने भी सारे दल हैं, ऐसा कोई पार्टी नहीं जो गठबंधन में नहीं रहा, लगभग सारे गठबंधन में रहे हैं। लेकिन हर बार विभिन्न मुद्दों पर पार्टियों में समर्थन या मतभेद के कारण उनकी सरकार फर्श पर गिर गई है, मतलब नीचे गिर गई है। बहुत बार देखा गया है कि लोग तो पार्टी मिल करके क्या करते हैं, यानी कि इलेक्शन मतलब उन लोग सरकार चलाती है मिल करके, फिर भी बहुत बार देखा गया है कि उन लोग टूट जाते हैं और गिर जाते हैं समय से पहले, ठीक है। न केवल राज्य में सरकारी समस्या है, बल्कि यह भारत की सबसे भ्रष्ट नेताओं का घर भी यही है ना। पूर्व सीएम मधु गौड़ा और उनके पूर्व जो मंत्रिमंडल के 3 सहयोगी केवल 23 महीने के शासन के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में भेजा गया। सोच लीजिए, आने की जो इसके पहले जो सीएम थे सो, ठीक है, और उसके पहले जो मंत्रिमंडल के 3 सहयोगी थे सो, वो केवल 23 महीनों के शासन के बाद उन लोगों ने 23 महीनों का क्या किया था, शासन किया, तो उसके बाद भी भ्रष्टाचार के आरोप में उसने जेल में भेज दिया। सोच लो 23 महीने में इन लोगों ने कितना भ्रष्टाचार किया, ठीक है। तो 23 महीने के भ्रष्टाचार में क्या किया गया था, उसे जेल भेजा गया था। सोच लो, जब 23 महीने में इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया था। अब देखिए मैं, जब सरकार इतनी बार बदलती रहेगी तो यह राज्य कैसे विकसित होगा, बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। यह अवस्था असमंजस की स्थिति में है। इस स्थिति में नक्सल का समस्या, नक्सलवाद आप सभी को पता है, इसके पहले देखेंगे तो नक्सलवाद का समस्या, भूखमरी का, शिक्षा का, बिजली का आदि के लिए कोई भी कैसे सोच सकता है, क्योंकि जब वो दोनों आपस में लड़ते रहेंगे तो इस सब के बारे में सोचेगा कौन। और जब ये सब बारे में नहीं सोचेगा तो हमारा राज्य, हमारा देश धीरे धीरे पिछड़ता हुआ चला जाएगा, और हमारा जो शिक्षित लोग हैं वह अशिक्षित हो जाएंगे, और हमारा आने वाले पीढ़ी भी शिक्षित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इतना। अब आपको निष्कर्ष में क्या लिखना है, निष्कर्ष में लिखना है कि उपरोक्त लिखी गई शब्दों से मुझे इस बात का पता चलता है कि झारखंड में गठबंधन सरकार से झारखंड का अर्थव्यवस्था खराब होती है। साथ ही किसी भी देश में गठबंधन सरकार उस देश को विकास होने से रोकती है, उस देश को विकास नहीं होने देती है, क्योंकि वे लोग दोनों पार्टियाँ, गठबंधन की पार्टियाँ आपस में लड़ते झगड़ते रह जाते हैं, और उसका फायदा मौका कोई दूसरा देश उठाता है, या तो फिर देश में क्या विकास करना है, नहीं विकास करना है, ये बातें किसी को पता नहीं चल पाती है। वो लोग आपस में मतलब क्या करते हैं, अपने ही लड़ते रहते हैं, और कभी इस ना तो बिजली पर, ना तो कभी भुखमरी पर, ना तो कभी नक्सलवाद पर, ये सब वो लोग कभी भी नज़र उठा करके नहीं देखते हैं। और वो लोग बस अपने ही मतलब पार्टी किस प्रकार से चलेगी, और वो अपना मतलब जो 2 पार्टी होती है, वो एक पार्टी अपने आप को उच्च समझती है, दूसरा अपने आप को उच्च समझती है। इस प्रकार से दोनों के बीच लड़ाई भी होती है, और लड़ाई होने के बाद दोबारा चुनाव होता है, उन लोग क्योंकि गिर जाता है उनका सरकार, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे खर्चे भी आते हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारे अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको लिख देना, ठीक है। तो मिलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में नक्सलवाद के विकास के कारणों का एवं इसके प्रभावों का वर्णन करें। या तो यही क्वेश्चन दे सकता है कि झारखंड में नक्सलवाद के कारणों की चर्चा करें। नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद का अर्थ क्या है, कुछ भी देगा, आपको यही लिखना है। तो देखिए आंसर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, झारखंड में नक्सलवाद के कारण। तो सबसे पहले मैंने बता रहा हूँ कि नक्सलवाद है क्या। तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एक थे जिसका नाम था चारू मजुमदार, ने सत्ता के खिलाफ 1967 में एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत किया। तभी से ये नक्सलवाद शुरुआत हो गया, क्योंकि जो नक्सलवाद का था ना, वो एक पश्चिम बंगाल में एक छोटे से गांव से हुआ था। क्योंकि वहाँ का जो एक विचारक थे, वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी का एक नेता थे चारू मजुमदार, उसने क्या किया था, सत्ता के प्रति, यानी कि जो हम लोग नहीं होता है कि ये पार्टी उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, वो पार्टी इसको गलत कहते हैं, ऐसे ये भी सत्ता के खिलाफ यानी पार्टी के खिलाफ क्या कर रहे थे, 1967 में एक सशस्त्र आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन क्या किया, शुरुआत कर दी। उसी टाइम से नक्सलवाद का शुरुआत हो गया। ये तो था कि शुरुआत कैसे हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि नक्सलवाद का कारण क्या है। तो झारखंड नए राज्यों के रूप में बनने से पहले ही यहाँ नक्सलवाद की समस्या रही है। ऐसा नहीं कि झारखंड बनने के बाद ही नक्सलवाद आया, बल्कि झारखंड बनने से पहले भी यहाँ पे नक्सलवाद था और है, और लग रहा है कि रहेगा, जैसे हमारा देश में सिस्टम बना है, ठीक है। नक्सलवाद की समस्या से जूझता राज्य की एक झारखंड है, यानी कि नक्सलवाद की समस्या को कौन जूझ रहा है, झारखंड। सबसे ज़्यादा जो जूझता है ना, वो झारखंड जूझ रहा है, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा नक्सलवाद है, ठीक है। राज्य एक झारखंड है, और इसे कम करने के लिए कई उपाय भी किए जा रहे हैं, और सरकार इसको कम करने के लिए, ताकि नक्सलवाद लोगों को सुरक्षा पहुंचाया जा सके और नक्सलवाद लोग आंदोलन ना करें, इसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा कदम भी उठा रही है और बहुत सारे अनेकों उपाय भी कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए नक्सलवाद के उदय का कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता, शोषण को माना जाता है। देखिए नक्सलवाद उत्पन्न क्यों हुआ? क्योंकि जो सामाजिक है, सामाजिक मीन्स समाज वाला, आर्थिक मीन्स पैसों के रूप में, राजनीतिक मीन्स राजनीति के रूप में, जैसे ये पार्टी वो पार्टी, ये राजनीतिक हो गया, ये सब चीज़ों में असमानता है। अगर समानता होता, इक्वल होता, ठीक है, तो नक्सलवाद उत्पन्न नहीं होता। लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में असमानता है, शोषण है, इसी की वजह से नक्सलवाद उत्पन्न होते हैं। बेरोजगारी है, असंतुलित है, बेरोजगारी, असंतुलित विकास ने नक्सलवाद आंदोलन को और बढ़ावा दिया। देखिए बेरोजगारी हो गया, लोग बेरोजगार, सरकार उसको बेरोजगार नहीं दे रहा है, रोजगार नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार हैं। प्लस में लोगों के बीच संतुलन नहीं कर रही सरकार, एक दूसरे से लड़ाई चल रहा है, जिसकी वजह से नक्सलवाद आंदोलन और भी बढ़ जाता है। साथ ही सबसे कठिन शब्द यह है कि नक्सलवादी राज्य का एक अंग होने के बाद भी वह खुद राज्य से ही संघर्ष करता है। देखिए सबसे बड़ी मुद्दा ये होता है ना कि हम लोग अपने दुश्मनों से लड़ते हैं, लेकिन नक्सलवाद लोग क्या करते हैं? अगर झारखंड के नक्सलवाद हैं तो अपने ही राज्य से संघर्ष करते हैं, अपने ही राज्य में आंदोलन करते हैं, क्योंकि उसको सरकार जो चीज़ें मिलना चाहिए उस सरकार उसको नहीं दे रहा है। तो क्या वो दूसरे राज्य से जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए? नहीं, जो राज्य में वो रहते हैं, अगर झारखंड में रहते हैं तो झारखंड से ही क्या करते हैं, वो संघर्ष करते हैं, जिसके कारण से थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होता है। जब अपना ही व्यक्ति अपने से ही लड़ जाए तो एक प्रॉब्लम उत्पन्न होता है ना। वैसे ही नक्सलवाद लोग अपने ही राज्य से जहाँ पे रहते हैं वहीं से खुद ये लोग लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। अब नक्सलवाद के कारण इस प्रकार है। नक्सलवाद किस वजह से उत्पन्न हुआ, इसका कारण बताना है। तो नक्सलवाद, झारखंड में नक्सलवाद के निम्नलिखित कारण है। पहला कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में असमानता तथा शोषण, असमानता देखने को मिल रहा है तथा शोषण भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है? भूमि सुधार कानूनों का सही रूप में लागू ना होना। देखिए भूमि का सुधार में है ना, इसमें सही रूप से सरकार लागू नहीं कर रहा है, कोई भी नियम लागू नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो ज़मीन को क्या कर रहे हैं, हथिया ले रहे हैं। जो सरकारी ज़मीन है उस पर भी अपना कागजात बना करके, घूस दे करके वो क्या कर रहे हैं, अपना ज़मीन कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो छोटे लोग हैं वो ज़मीन में, उसके पास कुछ ज़मीन बचता ही नहीं है। तो भूमि सुधार कानूनों का सही रूप में लागू नहीं है, जिसकी वजह से भी क्या करते हैं, नक्सलवादी लोग आंदोलन करते हैं, ठीक है। तीसरा, बेरोजगारी को अपने में शामिल कर लेना। देखिए बेरोजगारों को अपने में शामिल कर लेना। देखिए जो नक्सलवाद लोग हैं, मान लो कि 10 को नक्सलवाद लोग हैं जो आंदोलन करेंगे, तो जो और भी बेरोजगार लोग हैं ना उससे भी उस आंदोलन में शामिल कर लेता है। ये कह करके कि सरकार आपको रोजगार दिया है क्या, तो वो भी कहता नहीं, हम भी तो बेरोजगार हैं यार, हमें भी सरकार नौकरी नहीं दिया है, तो वो भी वही आंदोलन में शामिल हो जाता है। जैसे हम भी बेरोजगार हैं तो हम भी चाहेंगे आंदोलन में शामिल हो जाए, तो इस प्रकार से और भी नक्सलवाद का आंदोलन तेज हो जाता है। चौथा, नक्सलवादी का कारण एक मजदूरी संबंधित विवाद भी शामिल है। देखिए नक्सलवाद का जो कारण है एक मजदूरी से संबंधित विवाद भी शामिल है, क्योंकि मजदूरी नहीं दिया जा रहा लोगों को। लोग मजदूरी अगर करते भी है तो उसको कम पैसा दिया जा रहा है, सरकारी कामों में उसको कम वेतन दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मजदूरी को लेकर के भी एक विवाद है, जिसकी वजह से नक्सलवाद उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। चौथा मैंने देख लिया। पांचवा, गरीबों के साथ हुआ आर्थिक शोषण। गरीबों के साथ क्या होता है, आर्थिक शोषण होता है। आर्थिक मतलब पैसों के रूप में शोषण किया जाता है। कैसे शोषण किया जाता है? गरीबों से ज़्यादा काम करवा लिया जाता है और उससे कम पैसा दिया जाता है। प्लस में गरीबों को क्या किया जाता है, जो कॉलोनी वगैरह होता है, कोई भी प्रॉफिट उसे नहीं मिलता है गरीब लोगों को, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को आर्थिक शोषण होता है ना। आर्थिक मतलब होता है पैसों, तो पैसों का शोषण तो होता ही होता है। छठा, ग्रामीण और आदिवासियों में अशिक्षा, जिससे ये आसानी से इन उग्रवादियों की बातों में आ जाते हैं। उग्रवादियों मतलब जो आंदोलन करते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण लोग और आदिवासी लोग अशिक्षित होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आंदोलन करते हैं जो लोग, उसको बोलते हैं कि सरकार आपको कोई मदद नहीं करता, जिसकी वजह से ग्रामीण और आदिवासी लोग अशिक्षित होते हैं, बिना पढ़े लिखे होते हैं, वो भी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। सातवां, उच्च जातियों द्वारा आदिवासियों और निम्न जातियों का शोषण आज भी जारी है, जिससे आंदोलन और भी बढ़ जाता है। देखिए उच्च जाति लोग आदिवासी को, निम्न जाति लोग को शोषण करते हैं, उस पर मारपीट करते हैं, उस पर अपना शोषण जमाते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, आंदोलन और आगे बढ़ जाता है। 8 नंबर, इसी प्रकार अनेकों कारण है जिसकी वजह से झारखंड में जिससे नक्सलवाद उत्पन्न हो जाता है। इतना 7-8 पॉइंट दे देना और बता देना इसी प्रकार और भी कारण है जिसकी वजह से नक्सलवाद उत्पन्न होते जा रहा है धीरे धीरे झारखंड में, ठीक है। इसको लिखोगे तो 100 से आपको अच्छा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, अगर इस प्रकार से आप लिखोगे तो। अब आते हैं कि नक्सलवाद के प्रभाव, कि नक्सलवाद तो उत्पन्न हो गया है, नक्सलवाद तो भी चल रहे हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो झारखंड में नक्सलवाद के कारण अनेक प्रभाव पड़े हैं। पहला, कानून व्यवस्था के लिए एक समस्या, कानून की व्यवस्था में एक समस्या उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कानून बनते रहता है लेकिन उन लोग कानून को बात को मानते ही नहीं है, तो कानून में भी एक प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है। दूसरा, अपराधी में वृद्धि होना, अपराधी के लोग भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन आंदोलन करते जा रहे हैं तो उसमें लोग शामिल होते जा रहे हैं, तो अपराधी भी बढ़ रहे हैं। तीसरा, झारखंड की एकता और अखंडता को खतरा, झारखंड में जो एकता बना हुआ है ना वो, और अखंडता जो है ना वो क्या हो रहा है, खतरा हो रहा है।
एकता टूट रहा है। चौथा, झारखंड के विरोधी शक्तियों में सहायता। अब झारखंड के जो विरोधी लोग हैं ना उसकी शक्ति में सहायता हो रहा है। जैसे मान लो बिहार झारखंड का क्या विरोधी है, तो झारखंड में क्या हो रहा है, शक्ति बनेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि देखो झारखंड के ही लोग अपने में ही खुद से लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार को ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड के जो विरोधी है ना उसको उसकी शक्ति में सहायता मिलता है। जैसे बिहार मान लो कि झारखंड के विरोधी है तो उसको शक्ति में क्या मिलेगा, सहायता मिलेगा कि ये लोग अपने से मर करके लड़ करके मर रहे हैं। पांचवा, जान माल का हानि और भय का माहौल। और देखिए जब आंदोलन होता है तो जान माल का भी हानि होता है और भय का माहौल बना रहता है, डर का माहौल बना रहता है। छठा, राज्य का विकास में रुकावट और सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचना। राज्य का विकास में रुकावट होता है और सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ किया जाता है तो उसमें भी हानि पहुंचता है। सातवां, शिक्षा का विकास में बाधक। शिक्षा का विकास भी नहीं हो पाता अच्छी रूप से, क्योंकि सरकारी सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है और लड़ाई होता है तो शिक्षा का तो स्तर गिर ही जाता है। आठवां, सड़क एवं संचार के विकास का बाधक। संचार में होता है जब एक चीज़ों को दूसरे चीज़ों से मैल किया जाता है, तो सड़क को जब उन लोग क्या करते हैं, सड़क को धंसा देते हैं, तोड़ देते हैं, तो एक गाड़ी यहाँ से वहाँ नहीं जा पाएगी, एक लोग यहाँ से वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो जब लोग यहाँ से वहाँ नहीं जा पाएंगे ना तो उसका संचार टूट जाएगा। संचार मतलब होता है ये एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, तो सड़क एवं संचार के विकास का बाधक हो जाता है, ये रुक जाती है जब लड़ाई लड़ता है तो। क्योंकि मान लो कहीं लड़ाई चल रहा है तो क्या हम लोग जाना पसंद करेंगे उस जगह पर, नहीं जाना पसंद करेंगे। तो ये संचार हमारा टूट गया, वो सड़क भी हमारा टूट गया, क्योंकि हम जब जा ही नहीं सकते तो एक तरह से सड़क टूटा हुआ है। नौवां, और भी अनेकों प्रभाव पड़ते हैं जिससे झारखंड की अर्थव्यवस्था पर क्षति पहुंचता है। और भी बहुत सारे नक्सलवाद के कारण से प्रभाव पड़ते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, झारखंड की अर्थव्यवस्था पर क्षति पहुंचता है। ठीक है, अब देखते हैं झारखंड में नक्सलवाद का सुझाव, कम करने का उपाय, समाधान। तो ये तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, फिर भी आपको डालना पड़ेगा कि झारखंड का जो नक्सलवाद को कम करने के लिए हो सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में दे दे कि झारखंड को नक्सलवाद का समाधान बताइए, कम करने का उपाय बताइए, सुझाव बताइए। तो देखते हैं कि झारखंड में नक्सलवाद को कम करने के लिए सरकार को निम्न कदम उठाया जाना चाहिए। पहला कि आर्थिक विकास करना चाहिए। जब सरकार आर्थिक का विकास करेगी, यानी कि पैसों का विकास करेगी, तो लड़ाई नहीं चलेगा। दूसरा, रोजगार दिलाने का कार्य किया जाना चाहिए। जब सरकार रोजगार दिलाने का काम करेगी तो निश्चित सी बात है कि नक्सलवादी लोग आंदोलन नहीं करेंगे। तीसरा, शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। अगर शिक्षा पर बल दिया जाएगा तो भी सारे लोग शांत रहेंगे। चौथा, लोगों में समर्थन प्राप्त करना चाहिए। सरकार को हमेशा ये चाहिए कि लोगों का वो समर्थन प्राप्त करे, यानी लोगों से हमेशा मिलजुल कर रहे और लोगों से समर्थन प्राप्त करते रहे। अब लोगों से समर्थन तभी प्राप्त करेगा जब वो लोगों के लिए काम करेगा, और जब लोगों से समर्थन प्राप्त कर लेगा तो लोग कभी भी उसके प्रति लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। चलिए पांचवा, लोगों को कम ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध कराना चाहिए। जो लोग गरीब उसको सरकार को चाहिए कि उसको कम ब्याज पर पैसा दिलाएं ताकि वो हर एक काम को कर सके और वो गुस्सा में आकर के आंदोलन ना करें। छठा, सड़क एवं अन्य सुविधा का विकास करना। सरकार को ये भी चाहिए कि जो सड़क है और भी बहुत सारी अन्य सुविधाएं हैं उस पर विकास करना चाहिए, तो ये आंदोलन कभी नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं निष्कर्ष पर। अतः उपरोक्त विवरणों के अनुसार कह सकते हैं कि नक्सलवाद का जो मुख्य कारण है ना, यहाँ का राजनीतिक व्यवस्था है, जो कि अच्छा ना होने के कारण नक्सलवाद उत्पन्न हो रहा है। तो आई होप दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातियों की प्रमुख समस्याएं क्या है, इन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय उठाए गए हैं। या तो झारखंड में जनजातियों की विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डालें, या तो झारखंड में जनजातियों की समस्या के विविध दृष्टिकोण बताना है। ठीक है, या तो फिर झारखंड की राजनीति की विभिन्न अवधारणाओं का चर्चा करें। इस आपको स्क्रीन पर दिख रहे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन में हेल्प नहीं करेगा। देखो कौन कौन सा क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ठीक है, जनजातियों की प्रमुख समस्या क्या है, अगर ऐसे दे देता है तो भी आपको यही आंसर डालना है। ठीक है, और इसी आंसर को पढ़ने के बाद आपको एक और क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा कि अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि जो जनजातियाँ उनमें गरीबी की समस्या है, तो जनजातियों में ये जो हमारा गरीबी की समस्या, या तो फिर शोषण की जो समस्या है, या तो फिर भूमि अलगाव की समस्या, या तो फिर अशिक्षा की समस्या, अनेक जो भी आपको जनजातियों से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर देती है तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको हर एक आंसर को भी आप बना पाओगे। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको मॉडिफाई किया हूँ ताकि आप किसी पर भी दे दे, आपको जनजातियों से रिलेटेड कोई भी समस्या पर दे दे तो उसमें आप अच्छे तरीके से बना पाओगे। ठीक है, तो ध्यान देना कि एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर सकता है। जनजातियों की प्रमुख समस्या पूछ सकती है, बेरोजगारी पर पूछ सकती है, भूमि अलगाव पर पूछ सकती है, या तो फिर उनके शोषण पर पूछ सकती है, गरीबी पर पूछ सकती है। ठीक है, तो आंसर को इसको आप लोग देख लो, आपको बेटर तरीका से आप लोग अच्छे तरीके से बना करके आओगे। ठीक है, और इसमें भी आपको ज़्यादा रटना नहीं है, बस सुन लो और पॉइंट को याद रख लो, क्योंकि हम सारा आंसर पॉइंट में बताते हैं ताकि पॉइंट याद रखेगा स्टूडेंट लोग और बाकी आगे का एक्सप्लेन खुद कर देगा। ठीक है, पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने एक पॉइंट बनाया ग्रामीण इलाका। अब आपको नहीं पता कि ग्रामीण इलाका में क्या क्या होती है नहीं होती है,
शहरी इलाका, तो शहरी इलाका में क्या होती है आपको नहीं पता है, तो बस याद रखेंगे ग्रामीण इलाका, शहरी इलाका, और इसके बाद एक्सप्लेन खुद करेंगे कि कहाँ पे ग्रामीण में क्या होती है नहीं होती। इसी प्रकार से पॉइंट बना जाता है। ठीक है, ठीक है। तो देखेंगे जनजातियों की प्रमुख समस्या क्या और इन्हें दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय लगाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आते हैं कि जनजातियों को कई समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें सदियों से शोषण और भेदभाव का सामना करना पड़ा है। ठीक है, और कई लोग अभी भी गरीबी में जी रहे हैं। सरकार ने उनकी स्थिति सुधारने का प्रयास किए, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना क्या है बाकी है। अब देखते हैं जनजातियों की प्रमुख समस्या निम्नलिखित है। कौन कौन सा है? भूमि से अलग होना। देखो अब जनजातीय लोग भूमि से क्या हो गया, अलग हो गया। सरकार उनको एक जगह भूमि दे रहा था कि खेती आप लोग एक जगह कीजिए, रहिए और अच्छे से खाइए, लेकिन इन लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं थी। इन लोगों को जंगलों में ही रहना पसंद था। ठीक है, अब जंगलों में धीरे धीरे जंगल लगने लगा, सरकार का बड़ा बड़ा योजना आने लगा, फैक्ट्री लगने लगा, इससे उन लोगों को जमीन की मात्रा कम होने लगा और इन लोग अपना जमीन से बेदखल हो गया, जमीन से दूर हो गया। ठीक है, जनजाति के मुख्य समस्या भूमि से क्या होना, अलग होना है। तो आपको बस पॉइंट याद रखना, भूमि से अलग होना, बाकी खुद इधर एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जनजातियां आज भी सभी समाजों से दूर जंगलों में, पर्वतों में अधिक निवास करते हैं। मतलब जो एक अच्छा समाज है वहाँ पे ना रह करके वो दूर में बसते हैं। ठीक है, जनजाति की प्रमुख समस्या भूमि से अलग हो जाने की है। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी, वन विभाग के ठेकेदार इत्यादि के प्रवेश से उनका शोषण प्रारंभ हुआ है। जब वो ठेकेदार वहाँ पे पहुँचता है, जंगल के जो प्रशासन होते हैं वो पहुँचते हैं, तो बड़ा बड़ा वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह, जंगल वगैरह लगाते हैं। इसके वजह से उन लोगों को बिल्कुल भूमि से क्या हो गया, अलग हो गया वो लोग। दूसरा क्या, अशिक्षा। अब देखो अशिक्षा भी वहाँ पे कहाँ मिलेगा उन लोगों को, जंगल झाड़ में। ठीक है, तो जनजाति की दूसरी समस्या अशिक्षा है। जनजाति के लोग शिक्षा से काफी पिछड़े हुए हैं। यह लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय खेतों में काम करवाना अधिक पसंद करते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने के अनेक प्रयासों के बावजूद भी यह समाज आज भी अशिक्षित है। भारत सरकार ने लाख प्रयास किए इन लोगों को शिक्षित करने का और अपने सभ्य समाज में लाने का, लेकिन इन लोगों ने कभी भी ऐसा खुद को करने का प्रयास नहीं किया, खुद को शिक्षित करने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, पॉइंट नंबर तीसरा देखते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा क्या, देखो पॉइंट नंबर तीसरा हमारा है गरीबी। देखो गरीबी क्या है, तो जनजातीय समुदाय में गरीबी स्थिति उनके अस्तित्व के लिए संकट पैदा करती है। ठीक है, इनकी आजीविका का मुख्य साधन कंद होता है, मूल होता है, शिकार होता है, जलाने के लिए लकड़ियाँ होती है, छोटी मोटी झोपड़ियाँ तक ही सीमित रहती है। मतलब ये जंगल में रहते हैं तो इनके पास गरीबी, देखो हम लोग रहते हैं एक बड़ा समाज में, तो यहाँ पे हर चीज़ में हमें मौका मिलता है। ठीक है, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा चीज़ में मौका नहीं मिलता। उन लोगों के पास जंगल झाड़ में जो चीज़ें फल फ्रूट आता है वही चीज़ें, लकड़ियाँ होती है, बस इसके अलावा और कुछ होती नहीं है। ठीक है, अब यही सब जब उसके पास सीमित मात्रा में चीज़ें रहेगी तो गरीब तो होंगे ही होंगे, और जब ये चीज़ खत्म हो जाएंगे तो लोग और गरीब हो जाते होंगे। ठीक है, तो ये आर्थिक रूप से यार लोग काफ़ी पिछड़े हुए, मतलब पैसों के मामले में काफ़ी पिछड़े हुए। ठीक है, चौथा बेरोजगारी। देखो जनजातियों की आजीविका के परंपरागत स्रोत सीमित होते हैं। मतलब देखो जहाँ भी जंगल झाड़ रहते हैं वहाँ पे जो भी चीज़ें खाते पीते हैं, जो भी ये जिस चीज़ों से पैसा कमाते हैं, क्या वो हमेशा बना रहता है? वो धीरे धीरे जंगलों में खत्म भी होते जाता है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें खत्म होने की वजह से ना क्या होता है, इनकी बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। या लोग शिक्षित बहुत ही कम पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत कम इन लोगों के पास ज्ञान बुद्धि होता है। ठीक है, शिक्षा होती है, इसलिए इन लोगों को कहीं अच्छा काम भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, पांचवा बंधक मजदूर। देखो इन लोगों को बंधक मजदूर के रूप में ही सिर्फ इन लोग जिंदगी काट लेते पूरा। ठीक है, ऋणग्रस्ता, अज्ञानता। ऋणग्रस्ता मतलब कि हम किसी से ऋण ले लिए, पैसा ले लिए, ठीक है, उसको नहीं दे पाए तो वो अपने अंदर हमको काम करवाएगा। ठीक है, अज्ञानता मतलब मेरे पास अज्ञान है, मेरे पास ज्ञान बुद्धि है ही नहीं, तभी हम क्या करेंगे, दूसरे के नौकर में रह करके ही काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे हम दूसरे के बंधक बन जाते हैं। ठीक है, इन सभी कारणों से लोग बंधक मजदूर बन जाते हैं। इनमें केवल एक व्यक्ति ही नहीं होता बल्कि उसका पूरा परिवार भी बंधक बन जाता है। ठीक है, छठा देखो नशे की लत। अब देखो इनमें से नशे की लत आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो जहाँ पे लोग रहते हैं ना वहाँ पे जो रहता है ना, जैसे बोलते हैं हम लोग शराब वगैरह होता है, और वो भी कौन सा शराब, ग्रामीण इलाका वाला देहाती, जैसे हम बोलते हैं देहाती शराब, तो वो सब चीज़ों से ज़्यादा हमें नुकसान होता है। ठीक है, जनजातियों में शराब, बीड़ी, तंबाकू आदि का चयन बहुत किया जाता है। ठीक है, इनका नशा करने की आदत हो चुकी है। जनजाति के लोग में परंपरागत रूप से देसी शराब को प्रसाद के रूप में देवताओं को अर्पित करने व प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करने की परंपरा है। सोचो दारू को, यानी कि जो जिसको हम लोग अपने भाषा में दारू बोलते हैं, यानी कि देसी भाषा में उसको शराब बोलते हैं। ठीक है, जो देसी शराब होता है उसको उन लोग मानते हैं कि देवी देवताओं को चढ़ाना बहुत अच्छा काम है और उसको ग्रहण भी करना अच्छा काम है। सोचो, और इससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, आदिवासी में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शराब का सेवन करती है। सोचो, जहाँ पुरुष करेगी वहाँ स्त्रियाँ भी कर रही है। ठीक है, इनके समाज में। ठीक है, और उससे उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो कि अगर गर्ल्स लोग भी, अगर यानी कि औरत लोग भी अगर शराब का सेवन कर रही है तो उसके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू और ईसाई संस्कृति का विपरीत प्रभाव। मतलब हिंदू और ईसाई दोनों का सांस्कृतिक ये जो जनजातियों पर उल्टा प्रभाव पड़ गया। क्यों? क्योंकि देखो हिंदू लोगों को ये लगा कि जनजाति लोग तो जंगलों में, उनको हम अपना सांस्कृतिक में ऐड कर लेते हैं, उनको हिंदू बना देते हैं। ईसाई धर्म वालों को लगा कि उन लोगों को जंगल से ला करके हम ईसाई धर्म बना लेंगे। तो हिंदू और ईसाई दोनों ने जनजातियों को अपना अपना तरीका से प्रभाव डालना प्रयास किया, और इन लोग तनाव में आ गए। जनजाति लोग तनाव में आ गए कि हिंदू धर्म अपनाए कि ईसाई धर्म अपनाए। और इन लोगों को इतना अच्छा बात बताया गया कि जनजाति लोगों को अपना ही जो रीति रिवाज हो बुरा लगने लगा, और उन लोगों ने, कुछ लोग हिंदू भी अपना
और कुछ लोग जो वो लोग थे वो हिंदू भी अपनाए और कुछ लोग ईसाई भी अपनाए, लेकिन उन लोगों ने जैसे बोलते घाट का रहता है ना घाट का, ठीक है, वैसे काम हो गया, क्योंकि वो अपना संस्कृति को भी छोड़ दिया और अच्छे तरीका से ना हिंदू का धर्म अपना पाया ना तो ईसाई का धर्म अपना पाया, मतलब वो लोग बीच रास्ता में ही रह गए और इस प्रकार से लोगों के साथ दिक्कत की सामना हुआ। ठीक है, तो वही यहाँ पे इस चीज़ बताया गया, आप लोग यहाँ पे पढ़ के देख सकते हो, हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 8, धार्मिक समस्या। अब यहाँ पे धार्मिक समस्या भी कैसे, देखो जनजाति के लोग अपने धर्म के प्रति निष्ठावान और कठोर होते हैं, मतलब जो जनजाति के लोग होते हैं ना अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है, किंतु ईसाई और हिंदू धर्म वाले ने क्या किया, इन्हें काफ़ी अंश तक प्रभावित किया और धर्म के सिद्धांतों से प्रेरणा पाकर धर्म परिवर्तन करने से कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो जनजातीय लोग हिंदू धर्म या तो ये ईसाई धर्म अपना लेंगे तो कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा, कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु हुआ क्या, सो देखो इसी प्रचारकों का उद्देश्य तो जनजातीय लोगों को केवल अपनी जाति में मिलाना था, क्योंकि अब देखो जो ईसाई धर्म के प्रचार करते थे, हिंदू धर्म के प्रचार करते थे, वो लोग जनजातियों को अपने धर्म में ऐड कर लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोगों को बीच रास्ता में छोड़ दिया जाता है कि सिर्फ उन लोगों का बस एक ही उद्देश्य रहता है कि ये ईसाई धर्म अपना ले, बाकी आगे भूखा मर रहा है कि क्या कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, बस खाली उसको अपना धर्म अपनाना चाहते थे। ठीक है, 9 नंबर है स्थानांतरित कृषि पद्धति की समस्या। स्थानांतरित मतलब होता है, देखो जनजाति लोग क्या करता है पता है, एक जगह खेती करता है, जब देखता है कि उस जमीन का नमी खत्म हो गया, वहाँ अच्छा फसल नहीं हो रहा है, तो फिर दूसरे जगह वो लोग चले जाते हैं, फिर वहाँ पे भी खत्म हो जाता है तो दूसरे जगह चला जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते हैं। लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपना जमीन बनाते हैं, अब जमीन बनाने के लिए उसमें जो पेड़ पौधा होता है उसको काट दिया जाता है, जो खेत के अंदर आते हैं पेड़ पौधा उसको काट दिया जाता है, पेड़ पौधा काट जाते हैं, इससे हमारा मिट्टी जो जकड़ा हुआ रहता है, एक जगह टाइट मिट्टी रहता है वो खत्म हो जाता है, इससे बाढ़ वगैरह आता है तो मिट्टी को बहा करके ले जाता है, इससे बाढ़ की समस्या बन जाती है। ठीक है, जब पानी वगैरह आती है तो मिट्टी ज़्यादा कटने लगता है, लेकिन वही पेड़ अपने जड़ के द्वारा उस मिट्टी को पकड़ा रहता है तो बाढ़ वगैरह नहीं आता है। ठीक है, तो इस पर सरकार रोक लगा दिया। अब इन लोगों को खेती एक जगह सिर्फ एक जगह खेती करने के लिए मौका मिल रहा है, एक जगह फसल हो नहीं रहा है, तो इन लोगों की समस्या और बढ़ गया। ठीक है, सरकार ने हस्तांतरित कृषि पद्धति पर रोक लगा दी। ठीक है, और कानूनी उसे नाजायज करार दे दिया। ठीक है, फिर भी भूमि हस्तांतरित कृषि अभी भी बंद नहीं हुई है। इस पद्धति से घटिया किस्म की फसल होती है, क्योंकि एक ही जगह उन लोगों को करना पड़ रहा है और वन संपदा की बर्बादी भी होती है, क्योंकि उस पेड़ पौधों को काट देता है ना, इससे जमीन कटाव बढ़ता है, जमीन कट जाता है, बाढ़ों की संभावना भी बढ़ जाती है। बाढ़ जब आती है ना तो इससे क्या होती है, बाढ़ की संभावना, पेड़ पौधा नहीं रहेंगे तो इस चीज़ तो रहे। ठीक है, मिट्टी को नहीं पकड़ेंगे वो और इससे हमारा मिट्टी कट जाती है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं इनकी समस्या दूर करने के लिए सरकार कौन कौन सा उपाय किया। तो सरकार ने लाख प्रयास किया, लेकिन इन लोगों को खुद को सुधारने का नाम ही नहीं लेते। ठीक है, देखो जनजातीय समाजों में अनगिनत समस्या है जिससे जनजातियों को हमेशा जूझना पड़ रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद सरकार का ध्यान भी जनजातियों की समस्या की ओर गया और उनकी समस्या दूर करने के लिए अनेक उपाय भी किए गए। हम कौन कौन सा उपाय, देखो पहला, अनुच्छेद 275 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को विशेष अनुदान देने की व्यवस्था किया गया। भारत सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 275 के अनुसार से केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो हर एक राज्यों में विशेष अनुदान की व्यवस्था किया गया कि इन लोगों को एक विशेष अधिकार दिया जाए। ठीक है, दूसरा, लोकसभा विधानसभा एवं सरकारी नौकरियों में इन्हें आरक्षण का लाभ दिया गया। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है वहीं इन लोगों को कम नंबर ला करके भी नौकरी ले लेना पड़ता है। ठीक है, तो लोकसभा विधानसभा में सरकारी नौकरियों में इन्हें आरक्षण का भी लाभ दिया गया। तीसरा क्या है, विभिन्न पंचवर्षीय योजना, जब हर साल हमारे 5 साल के बाद हमारे देश में एक पंचवर्षीय योजना होता है जिसमें से ये अनुमान लगाया जाता है 5 सालों के बाद कि हमारे देश में कितना खर्चा पड़ने वाला, तो उसके हिसाब से कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्चा होगा, क्या अगर 10 लाख पैसा खर्चा हो रहा है तो हमारा देश के पास 10 लाख है या नहीं, तो ये पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है। ठीक है, उस टाइम जब पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है तो करोड़ों रुपये बस इनके समस्याओं के खर्चों के लिए दे दिया जाता है, जनजातियों के समस्याओं के खर्चों के लिए, ताकि उन लोग ऊपर उठ सकें। चौथा, देखो भारतीय संविधान में भी इनका अधिकार प्राप्त है। देखो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूचित के अनुच्छेद 244 में ध्यान रखना। ठीक है, झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों में भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया कि जो झारखंड है, बिहार है, ये सब कौन सा है, अनुसूचित क्षेत्र है। और अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया तो इन पर विशेष ध्यान भी दिया जा सके, ताकि हम जान सके कि ये क्षेत्र क्या है, एक हमारा जनजातीय क्षेत्र है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र है, और ताकि हम उस पर एक विशेष ध्यान दे सकें। 5वां, इनके विकास के लिए निःशुल्क शिक्षा के अतिरिक्त छात्रवृत्ति और आरक्षण की सुविधा भी प्रदान की गई। मतलब सरकार ने लाख प्रयास किया इन लोगों को अच्छा जिंदगी व्यतीत करने के लिए। ठीक है, ताकि इन लोग अच्छे से रहें और एक जगह रहें और एक देश का नागरिक बने और इन लोग हर एक चीज़ों में भाग ले, चाहे वो हमारा वोट देने से लेकर के एक नेता बनने तक का हो। ठीक है, हर चीज़ों में प्रयास किया सरकार की इन लोगों का स्थिति क्या हो, सुधरे। लेकिन इन लोग वही संस्कृति पर अड़े रहते हैं जो पहले परंपरा था इन लोगों का, जंगलों झाड़ों में रहना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो सरकार नहीं करने देती और वो लोग वही चीज़ें करने पर अड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। और जिनका भी आज एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। बस मैंने जितना क्वेश्चन करवा दिया है उतना ही आप करके जाओ, उससे ज़्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज ही आप लोगों का एग्जाम है। जो मैंने बताया उतना क्वेश्चन कम से कम आप लोग जरूर करके जाना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है कि झारखंड के जनजातियों की संस्कृति पर प्रकाश डालें। झारखंड की जनजातियों की संस्कृति पर प्रकाश डालें। ठीक है,
झारखंड की जनजातियों की संस्कृति और जनसंख्या का वर्णन करना। क्वेश्चन घुरा फिरा भी पूछ सकता है, तो आपको आंसर सेम डालना है। देखिए, झारखंड की जनजातियों की संस्कृति और जनसंख्या इस प्रकार है। झारखंड राज्य को आज़ादी से पहले भी जनजाति का राज्य घोषित किया गया था। इस राज्य में लगभग 33 से भी ज़्यादा जनजातीय जंगलों और अन्य स्थलों पर निवास करते हैं और इनका जनजीवन बहुत ही सरल है। जनजातियों की खेती ही उनका पैसा है। पैसा मतलब बिजनेस, पैसा कमाने का जरिया, लेकिन इनका जीवन जंगलों पर आश्रित है। इन कारण यहाँ के जनजातियों का अपने जल, जंगल और ज़मीन के प्रति अथाह प्रेम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम है। ठीक है, अगर इतिहास का बात करें तो इनका एक समाज हुआ करता था और जनजातियों दूसरे के सभ्यता से दूर रहा करते थे। किसी और जनजातियों को इनके क्षेत्र में प्रवेश करना इसे अच्छा नहीं लगता था और इनका जीवन अंग्रेज़ों से पूर्व ठीक था, लेकिन अंग्रेज़ों आने से इन पर अनेक कारणों से अत्याचार होने लगा। ये सब अनेक आंदोलन भी किए अपने हक पाने के लिए। अब देखते हैं जनजातियों का संस्कृति। जनजातियों संस्कृति का संबंध उनके व्यवहार से तथा उनके परंपराओं के अनुसार छोटे से बड़े व्यक्तियों को मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान है। मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान मतलब देखिए, जनजाति में छोटे लोग हैं उनको एक अलग तरीका का अधिकार प्राप्त है, उससे बड़े लोग हैं उसको अलग प्रकार का अधिकार प्राप्त है। जैसे कि हम लोग होते हैं, क्या छोटे लोगों को मैं पूरा आज़ादी देता हूँ घूमने के लिए? नहीं। वही अगर बड़े लोग हैं तो कहीं भी चले जाता है, ई मार्केट घूमने के लिए, तो कल वहीं कहीं भी चला गया तो उनको हम आज़ादी दे देते हैं, क्योंकि वो बड़े हो गए हैं, उसके पास ज्ञान होता है। लेकिन बच्चे लोग को आज़ादी नहीं देते हैं। तो सेम सिचुएशन जनजातियों में भी लागू होता है कि इन लोगों के पास हर प्रकार के जितने छोटे एज से लेकर के बड़े एज तक के लोग होते हैं उनके पास अलग अलग तरीका का मनोरंजन की सुविधाएं प्राप्त होती है। साथ ही उनके संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जो जनजाति होती है उनका जो संस्कृति होता है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रवेश करता है। जनजातियों के संस्कृति परिवेश से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। जनजातीय लोगों की खाद्य संस्कृति मतलब खाने पीने के। जनजातीय लोग अपने राज्य खाद्य पदार्थ के अंतर्गत भोजन, जंगली फल, जड़, कुंद, हरी सब्जी, पालक, मछली, शहद आदि प्राकृतिक चीज़ें खाती है और यह लगभग हर जनजातियों में पाया जाता है। जनजातियों का त्यौहार, इनके त्यौहार का बात करें तो कर्म माने कि कर्मा का जो पूजा जिसको बोलते हैं, ठीक है। कर्म का धार्मिक त्यौहार चैत्र पर्व, सरहुल आदि त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। सरहुल इनका एक त्यौहार होता है। अगर हम तीसरा का बात करें तो पुनर्जन्म में विश्वास, इन लोग पुनः जन्म में विश्वास रखते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जनजातियों को पूर्ण विश्वास में यानी पुनः विश्वास में विश्वास रखते हैं कि मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा शरीर में जीवित रहती है और वह किसी जानवर, पंछी या अन्य जीवधारी के शरीर में जन्म लेती है। मतलब पुनः विश्वास में अगर कोई मर गया तो उसमें फिर उन लोग इस विश्वास करते हैं कि वो लोग कहीं ना कहीं फिर से जन्म लिए होंगे, जैसा कि हम लोग भी विश्वास करते हैं, चाहे वह जानवर में चाहे फिर से आदमी में जन्म ले ही लेता है, ठीक है। चौथा, लकड़ी के बर्तन। जनजातियों लोगों को लकड़ी का बर्तन बनाना बहुत शौक है, साथ ही इससे इसकी रुचि भी बहुत होता है और अच्छे से बना भी लेते हैं, क्योंकि जंगल में रहते तो उन लोगों को लकड़ियों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है। हर कुछ बनाते हैं तो लकड़ी का ही बनाते हैं। जनजातीय संस्कृति की विविधता मीन्स हो गया कि जनजातियों में भी की संस्कृति में बहुत सारा डिफरेंस पाया जाता है, भिन्नता पाई जाती है, ठीक है, जो कि नंबर 1 में है। कुछ जनजातियों की जनसंख्या काफ़ी बड़ी है और वहीं कुछ जनजातियों की जनसंख्या काफ़ी कम है। दूसरा, विवाह संबंधित प्रथाओं की दृष्टि से भी जनजातियों में विविधता पाई जाती है, मतलब डिफरेंटेड पाई जाती है। तीसरा, धार्मिक विश्वासों, देवी देवताओं की दृष्टि से भी प्रत्येक जनजातियों में भिन्नता है। मतलब समझ रहे आप लोग कि धार्मिक विश्वासों जैसे देवी देवता हो गया, पूजा पाठ से रिलेटेड भी जनजातियों में भिन्नता पाई जाती है। कुछ जनजातीय लोग देवी देवता में विश्वास करते हैं तो कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग कुछ देवता पर विश्वास करते हैं तो कुछ लोग कुछ देवता पर विश्वास नहीं करते हैं। अलग अलग प्रकार का कैटेगरी होता है, ठीक है। अब आता है जनजातियों की जनसंख्या। अगर हम जनजातियों की जनसंख्या का बात करें तो अनुसूचित जनजातियाँ, अगर जनजातियों में सबसे पहले नंबर कौन आता है? अनुसूचित जनजातियाँ। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार से, अगर हम 2011 के आंकड़े के अनुसार से देखें तो झारखंड की कुल जनसंख्या का 26.2% भाग अनुसूचित जनजातियाँ का था। मतलब अगर पूरा भारत में देखा जाए चाहे झारखंड में देखा जाए तो 2011 के अनुसार से झारखंड में जो था वो 26.2% था जनसंख्या जनजातियों का सिर्फ। वही अगर हम 10 साल पीछे आ जाए 2001 में तो जनसंख्या में यहाँ 26.3% था। समझ दोस्तों, कॉल आ गया था किसी का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जबकि 2001 में जनगणना में यह 26.3% था, यानी अगर देखा जाए 2011 में तो 26.2%, वही अगर देखा जाए 2001 में तो 26.3%। देखिए 2001 में 0.1% ज़्यादा था, ठीक है। झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत देश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत से अधिक है।
मतलब समझ सकते हैं यहाँ पे झारखंड की जो जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत देश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत से अधिक है। मतलब पूरे देश की जो जनजातियाँ ना उससे झारखंड में सबसे ज़्यादा अधिक है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड का 11वां राज्य है। मतलब समझ सकते हैं अगर कुल देखा जाए तो झारखंड जो होता है वो 11वां आता है अनुसूचित जनजातियों के हिसाब से। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों प्रतिशत वाले प्रथम 4 जिले। देखिए सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पे अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती है वो 4 जिले इस प्रकार से है। पहला रांची, दूसरा पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ छोड़ दिया था, इसको मैं थोड़ा सा डीपली चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ, मैंने नीचे को नहीं पढ़ा। झारखंड के सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला जिला रांची है, जबकि सबसे कम वाला जिला कोडरमा है। ठीक है, उसके बाद ये देखना है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों प्रतिशत वाले प्रथम 4 जिले ये हैं रांची, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला एवं पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, और न्यूनतम यानी सबसे कम वाले अगर बात करें तो कोडरमा, चतरा, हजारीबाग एवं देवघर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती है, लेकिन राज्य के सभी जिलों में जनजातियों का विवरण समान रूप से नहीं है। झारखंड 32 आदिवासियों समूह अथवा अनुसूचित जनजातियों रहती है, जो इस प्रकार है। पहला देखिए मुंडा, संताल, उरांव, खड़िया, गोंड, कोल, सावर इत्यादि, और भी बहुत सारे, तो आप 5-6 लिख देना और लिख देना इत्यादि। ठीक है, उसमें से यहाँ पे देख सकते हैं संथाल जनजातियाँ, संथाल जनजातियाँ यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे नंबर में। ठीक है, तो संथाल जनजातियाँ जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ये बात आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। प्रजातीय दृष्टि से इन्हें प्रोटो अस्ट्रोलाइंड श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब सभी को पता है कि जैसे कि मैंने हर क्वेश्चन में एक निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो निष्कर्ष आपको इस प्रकार से लिखना है कि झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या झारखंड को एक अलग पहचान देता है। झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या, जिसकी वजह से झारखंड एक फेमस भी है और झारखंड को एक अलग पहचान देता है। लोग झारखंड को एक मतलब नाम से जानते हैं, जनजातियों के नाम से भी जानते हैं, जिसकी वजह से झारखंड भी बोले तो इसका एक अलग एक अपने आप में एक अलग पहचान है जनजातियों की वजह से। बाकी अलग तो पहचान है ही, प्लस में जनजातियों की वजह से भी एक इसका पहचान बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।